वेलकम टू द पॉडकास्ट आनंद जी। थैंक यू। मैं अभी आपका एक वीडियोस वगैरह दिख रहा था जिसमें शाहरुख खान आपको कह रहे थे यू आर माई स्पिरिचुअल गुरु। एसआर के सर का बड़प्पन है, उन्होंने पब्लिकली ऐसा बोला। जो भी व्यक्ति जीरो से उठ के आता है उसकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। मैं खुद वास्तु विद्या प्रैक्टिस करता हूँ। आपकी सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी या तो आपकी हैप्पीनेस के ऊपर इफेक्ट करता है। सर आपके अभी प्रोजेक्ट्स में कौन कौन से सेलिब्रिटी हैं जो अब तक अभी फ्लैट ले चुके हैं या उसमें इन्वेस्टेड हैं किसी न किसी तरह से? आई वुड से मेजॉरिटी ऑफ बॉलीवुड इज आवर क्लाइंट। बच्चन साहब है, खान साहब है, संजय लीला बंसाली है, AR रहमान है, ऋतिक रोशन एंड राकेश रोशन इज और बिग क्लाइंट, अजय देवगन हमारे बड़े क्लाइंट है। जो सेलिब्रिटी आपसे बाय करते हैं इनको कुछ आप डिस्काउंट वगैरह देते हैं कि या इनके लिए भी सेम रेट है? इनफैक्ट मैं थोड़ा ज्यादा लेता हूँ। सर रियल एस्टेट के अलावा आप फिल्म प्रोडक्शन से, फिल्म लाइन से भी जुड़े हुए हैं। आपने बहुत सारी मूवी प्रोड्यूस भी की है जैसे सरकार 3, चेहरे, टोटल धमाल, नरेंद्र मोदी, बिग बुल। वहां से इसमें कैसे ट्रांजिशन हुआ? ये देश में खाली दो ही रिलीजन है, एक क्रिकेट एंड दूसरा बॉलीवुड। अच्छी खासी हमारी फिल्मों की हमारी लाइब्रेरी है। मेन मेरा बिजनेस है रियल एस्टेट, उसमें ये बिजनेस से मुझे हेल्प भी होती है। क्या लोग कहते हैं ना सर हमारे व्यवहार लंबे नहीं चलते, आपके जिससे भी जो भी व्यवहार है सबसे लॉन्ग टर्म व्यवहार है। पीपल शुड इन्वेस्ट इन रिलेशनशिप, उसके पीछे बहुत टाइम देना पड़ता है। 11,000 रुपए लेके आप मुंबई में एंटर हुए थे और आज 11,000 करोड़ की कंपनी है। क्या क्या प्रैक्टिस आप ऐसी फॉलो करते हैं? कॉस्ट आपकी लो रहती है। IPO के बारे में अपने कब मन में विचार है? रियल स्टेट कंपनी की सबसे बड़ी परेशानी होती है भैया ये बिल्डिंग बना तो दी, फ्लैट बना तो दिया, ये बिकेगा कैसे? बट एक कंपनी ऐसी भी है जहां पे पहले बिकता पहले है बनता बाद में। बड़ी बड़ी कंपनियां मरती है कि शाहरुख, अमिताभ जैसे बड़े बड़े स्टार हमारी कंपनी की मार्केटिंग फेस बने, हमारी एडवर्टाइजिंग करे, उसके लिए लाखों करोड़ों पैसे देने को तैयार है। लेकिन एक ऐसी भी कंपनी है जिसमें अमिताभ, शाहरुख जैसे सेलिब्रिटी खुद पैसा देते हैं, खुद इन्वेस्ट करते हैं, खुद माल खरीदते हैं और प्रचार भी करते हैं और पैसा भी नहीं लेते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मुंबई की एक रियल एस्टेट कंपनी लोटस डेवलपर जो अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में काम करते हैं। रियल एस्टेट में सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि जी साहब चीज तो बन तो गई, ये बिक नहीं रही है, कब बिकेगी? इनके प्रोजेक्ट्स में ऐसा है कि साहब बनने से पहले पहले पूरा बिक जाता है और अगले प्रोजेक्ट की डिमांड रहती है और इसके लिए जो मारामारी होती है वो आम आदमी नहीं, बॉलीवुड सेलिब्रिटी कर रहे हैं। पर मुंबई जैसे शहर में जहां बहुत पुराने बिल्डर काफी समय से काम कर रहे हैं, वहां पे कैसे है कि नई कंपनी एंटर करती है और इन सभी सेलिब्रिटीज को अपना क्लाइंट बना लेती है। और ऐसा नहीं कि बाजार से 2 रुपए सस्ता देके उन्होंने ग्राहक ले लिए, बाजार से 2 रुपए महंगा लेके भी ग्राहक ले लेते हैं साहब। तो आपने लग्जरी ब्रांड कपड़े में तो बहुत सुनेंगे जी साहब, ज़ारा ऐसा, गुची ऐसा, लेकिन रियल एस्टेट में लग्जरी ब्रांड कैसे बनता है आज इस पॉडकास्ट में सीखेंगे। आप ये सीखेंगे कि यार ये लोटस डेवलपर कंपनी जो 25 साल पुरानी है, इसने सभी बॉलीवुड वालों को कस्टमर कैसे बना लिया, ये इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन वाली कंपनी कैसे बन गई, ये कैसे अपने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे प्रॉपर्टी सिलेक्ट करते हैं, कैसे मार्केटिंग करते हैं, कैसे सेल करते हैं। और इसके कस्टमर भी जब फिल्मी दुनिया के लोग हैं, इसके इन्वेस्टर भी जब फिल्मी दुनिया के लोग हैं, तो भैया इसके जो फाउंडर है उनकी कहानी भी फिल्मी है। आज के 25 साल पहले अहमदाबाद से 11,000 रुपए लेके आए थे बस, और आज 11,000 करोड़ की कंपनी बना दी है मात्र 25 साल में। इन्होंने रियल एस्टेट में आने का फैसला लिया था, त्रिशूल मूवी देखी थी अमिताभ बच्चन की, अरे माँ के नाम पे शांति कंस्ट्रक्शन बनाए, इन्होंने कहा पिताजी के नाम पे मैं भी कुछ बनाऊंगा, और आज पिताजी के नाम पे वो कंपनी भी बना दी। और अमिताभ बच्चन जिसको देख के इंस्पायर हुए थे वो इनके कस्टमर भी हैं और इन्वेस्टर भी। तो ये कहानी में भैया बहुत इंस्पिरेशन है, बहुत बिजनेस नॉलेज है। अगर आप चाहते हैं कि यार एक लग्जरी कंपनी इंडिया में कैसे बनाई जाए, ये पॉडकास्ट आपके लिए। अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर से बिलोंग करते हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए। आपको बिजनेस केस स्टडी सुनने में मजा आता है तो ये पॉडकास्ट आपके लिए। आप जीरो से हीरो बनने की मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए। आपको रिलेशन बिल्डिंग सीखनी है, फाइनेंस सीखना है, मार्केटिंग सीखनी है, ये पॉडकास्ट आपके लिए। और मिलते हैं इस कहानी के हीरो मिस्टर आनंद पंडित से। धन्यवाद सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट आनंद जी। थैंक यू, थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपको हार्दिक हार्दिक बधाई हो, आपका IPO 74 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है और ये रियल एस्टेट सेक्टर का वन ऑफ द बेस्ट है। ये इंस्टीट्यूशनल की भी डार्लिंग है, रिटेलर्स की भी डार्लिंग है, और इसके बारे में 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा चर्चा में रही। सबसे पहले क्वालिटी पे बहुत बात हुई,
सेलिब्रिटी पे बहुत बात हुई। इन दोनों पे तो मैं बहुत डिटेल में बात करने वाला हूँ, पर इन दोनों को लाने वाला, इन दोनों को सबसे पीछे, ये दोनों चीज़ें तो बाद में, इनको लाने वाले सबसे मेन थे प्रमोटर आनंद पंडित जी। तो सबसे पहले सर आपकी लाइफ की जर्नी के बारे में कि आपने क्या किया, कैसे किया, फिर लोटस के बिजनेस मॉडल से लेके क्वालिटी से सेलिब्रिटी सब पे आएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आपके बारे में, क्योंकि आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है। आपने जो चालू किया खुद से चालू किया, तो आपके चाइल्डहुड के बारे में और फैमिली के बारे में एक बार शुरू से बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू राहुल जी, मैं एक्चुअली आपका फ़ैन हूँ। अरे सर, हमेशा आपके वीडियो देखता रहता हूँ, उसमें से अभी भी प्रेरणा लेता हूँ ये एज पे भी। तो थैंक यू फर्स्ट ऑफ थैंक यू सर। ऑल। मैं अहमदाबाद से हूँ। अहमदाबाद में एक बिजनेस फैमिली में मेरा जन्म हुआ था। टिपिकल गुजराती बिजनेसमैन जो होते हैं उनके वहाँ पर। और बचपन से ही मुझे रियल एस्टेट के लिए एक लगाव था। जब भी समझो छुट्टियों में पिताजी घूमने ले जाते थे, तो मैं हमेशा अलग अलग स्ट्रक्चर्स, अलग अलग चीज़ें देखता रहता था। तो मेरे लिए वो खिलौना खेलने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सब स्ट्रक्चर्स देखना और उसको सराहना, वो मेरा काम था। तो 12th के बाद में जब इंजीनियरिंग के मौका आया, तब पिताजी का आग्रह था कि सिविल इंजीनियरिंग नहीं करे और उसकी जगह करे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो हालांकि मुझे पसंद नहीं था, फिर भी मैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन किया और सिविल इंजीनियरिंग नहीं कर पाया। शायद वो मेरे लिए अच्छी चीज़ हुई थी। रीज़न ये है कि देन व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, मैं आउट ऑफ बॉक्स थिंक कर सकता था। अगर फॉर्मल एजुकेशन मैंने लिया होता वही फील्ड में, तो शायद वही बंद कमरे के अंदर सोचता रहता था। ऐसा मैं मानता हूँ, आई मे बी रॉन्ग। हर एक एजुकेशन में मानता हूँ कि खाली आपकी बुद्धि क्षमता को बढ़ाने के लिए, आपकी विचार क्षमता को, आपका लॉजिक बढ़ाने के लिए होता है। तो दैट इज़ व्हाट मेरे केस में हुआ। किया इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, एंड इन ए वे प्रैक्टिस कर रहा हूँ सिविल इंजीनियरिंग की, आर्किटेक्चर की। एनीवे, बैक टू द सब्जेक्ट। उस टाइम पे एक बच्चन साहब की एक फिल्म आई थी, त्रिशूल। बच्चन साहब का पहले से ही मैं फ़ैन था। ये त्रिशूल फिल्म मैंने कम से कम 50 दफ़े देखी होगी, और वो भी थिएटर में जाके टिकट लेके। और मुझे उसमें उनका विजय का किरदार बहुत पसंद था। एक रिबेलियस थे, और उन्होंने मुंबई में अपनी मदर के नाम से शांति कंस्ट्रक्शन कंपनी की शुरुआत की। मैं इतना फैसिनेट हुआ था उनकी वो फिल्म की जर्नी से। तो मुझे लगा कि मैं भी बम्बई में जाके अपनी एक रियल एस्टेट कंपनी चालू करूं। और आज मैं इतना खुश नसीब हूँ कि मैं वो जो मेरा सपना था, वो सपना मेरा इन ए वे पूरा हुआ, और बॉम्बे में आके मैंने मेरी खुद की एक रियल एस्टेट कंपनी यहाँ पर एस्टेब्लिश की। जब बॉम्बे आया तब लाइक एनी स्ट्रगलर जो बॉम्बे आते हैं उसी हिसाब से बॉम्बे आया। खाली 11,000 रुपया लेके, और माता पिता के आशीर्वाद, और फायर इन द बेली, और एक सपना लेके कि नहीं, अभी मेरे लिए पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है, आगे ही बढ़ना है, और मुंबई में जो होना है लेकिन बम्बई में ही जाकर करना है। और जब बम्बई आया तब बॉम्बे की ज्योग्राफी भी पता नहीं थी कि कहाँ पर बोरीवली है, कहाँ पर कोलाबा है। एंड व्हाई मुंबई? जस्ट बिकॉज ऑफ अमिताभ बच्चन, एक फैसिनेशन था कि वही बनाएंगे। हाँ। ठीक है। तो वैसे भी बॉम्बे में एक लोगों को आकर्षित करने की वैसे भी वो मेरे उसका वास्तु उस हिसाब से है, मेरे हिसाब से। तो मैं उस हिसाब से यहाँ पर आया, और चाहत यही थी कि मेरे पिताजी के नाम से, जिनका नाम कमल था, उनके नाम से मुझे यहाँ पर मेरी रियल एस्टेट कंपनी बनानी है। जैसे बच्चन साहब ने मदर के नाम से बनाई थी शांति कंस्ट्रक्शन, वैसे ही आने के बाद मैं नेचुरली, जैसे दूसरे लोगों को होती है, वैसे बहुत स्ट्रगल की। स्ट्रगल काफ़ी समय चली, क्योंकि बॉम्बे में अगर रियल एस्टेट कंपनी करनी है, और रियल एस्टेट बहुत पूंजी आपको चाहिए, और स्पेशली मुंबई में, तो वो पूंजी इकट्ठे करने में मेरा थोड़ा टाइम गया। दूसरे कुछ बिजनेसेस मैंने किए। तो उस समय क्या क्या बिजनेस किए, मतलब हाँ, स्टार्टिंग जो कि आपकी
एक जो चीज इंपॉर्टेंट चीज है, आपने कहा 11,000 रुपए लेके आप मुंबई में एंटर हुए थे और आज आप शायद 11,000 करोड़ की कंपनी है। जब तक ये पॉडकास्ट रिलीज होगा 11,000 करोड़ की कंपनी होंगे। तो ये जो जर्नी हुई है तो एक फैसिनेशन है कि यार वो 11,000 से स्टार्ट हुआ, व्हाट वाज फर्स्ट धंधा, सेकंड धंधा, धीरे धीरे हौले हौले। बिकॉज बहुत सारे स्ट्रगलर हैं जो, या मैं बोलूँगा जो बंदे के बड़े बड़े सपने हैं, तो वो आप विजय से इंस्पायर हुए थे और विजय से इंस्पायर होकर आप आनंद पंडित जी बने। अब आनंद पंडित से इंस्पायर होकर कोई अगला विजय आना चाहता है तो मैं उसके लिए सवाल पूछ रहा हूँ। तो जब बॉम्बे आया तब नेचुरली ख्वाहिश तो यही थी कि रियल एस्टेट करना है, ठीक है। पैसा थे नहीं। और उस टाइम पे थोड़ा सा संपर्क मेरे थे, तो वो संपर्क की वजह से मैंने डायमंड का काम शुरू किया। ठीक है। उसके बाद मैं डायमंड ज्वेलरी का काम शुरू किया और यूएस और जापान यूरोप में मेरी ज्वेलरी बेचता था। दिल नहीं लगा था, एक करने के लिए करना था क्योंकि स्ट्रगल करनी थी, पैसा कमाना था, घर चलाना था, तो वो कर रहा था। और उसके बाद में 96 के आसपास, 95-96 के आसपास मैंने स्टॉक मार्केट में काफ़ी अपना पाँव रखा, क्योंकि मुझे अलग अलग चीज़ें समझना और उसका नॉलेज लेना, इन्फॉर्मेशन लेना और उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करना एक थोड़ा सा अच्छा लगता था और थोड़ा इजी मनी मिलता था, ऐसा मुझे लगा उस टाइम पे। और उस टाइम पे थोड़ी तेजी चल रही थी और ज्यादा लोग थे नहीं, जो समझता था वो कमा रहा था। हाँ सही बस बात है। बिल्कुल बिल्कुल, जो समझता था वो। और मेरे पास में इन्हें वे टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड था और उसी टाइम पे ये सब टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स और वो सब चल रहे थे, तो उसका मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। और करीब आई वुड से 99-2000 में मैंने कम्प्लीटली एग्ज़िट कर दिया और उस टाइम पे मेरे पास में इनफ पूंजी मिली जिससे मैंने जुहू में मेरा फर्स्ट प्लॉट लिया। और शुरुआती हमने धमाकेदार जुहू में की, जो आज पहले से ही बॉलीवुड या सेलिब्रिटी का बहुत चहेता एरिया है। वहाँ पर हमने पहला प्रोजेक्ट बनाया लोटस टावर करके, बहुत लग्जूरियस अपार्टमेंट्स बनाए। और मैं हमेशा सोचता हूँ कि जैसे हर एक दूसरे बिजनेस में एक साइकिल होती है, वैसे रियल एस्टेट में भी एक साइकिल है। जैसे मेरे ग्रैंडफादर के लिए रियल एस्टेट वाज ओनली ए रिक्वायरमेंट कि भाई एक घर होना चाहिए, वहाँ पर रियल एस्टेट फुल पॉइंट हो जाता था। मे बी मेरे फादर के लिए कि एक कंफर्टेबल घर होना चाहिए, तो रिक्वायरमेंट में से वी मूव टू कंफर्ट कि घर में वॉशरूम होना चाहिए या खड़ा हुआ किचन होना चाहिए, व्हाटएवर। उसके बाद में मेरे ख्याल से नेक्स्ट फेज आया लग्जरी का, कि जो आपका घर ऐसे कॉम्प्लेक्स में हो कि वो लग्जरियस हो, घर भी लग्जरियस हो। कॉम्प्लेक्स में जिम हो, बच्चों को खेलने की जगह हो, हर रूम के साथ में अटैच टॉयलेट हो, सो दैट मूव टू लग्जरी। अभी का एरा आया है कि अल्ट्रा लग्जरी, कि जिसमें इवन सोशल मीडिया रूम भी होना चाहिए, कि जो वहाँ पर बच्चे रील बना सके उसका रोज का, तो वहाँ तक करियोके रूम होना चाहिए, थिएटर होना चाहिए, जिम तो होता ही है, गेमिंग से नेक्स्ट लेवल जिम होना चाहिए, हाँ सारे नेक्स्ट लेवल का जिम होना चाहिए, स्पिनिंग सेंटर होना चाहिए, आपका थिएटर होना चाहिए, आपका बैंक्वेट होना चाहिए। आई मीन यू नेम द थिंग एंड इट शुड बी देयर। सो real estate moved from requirement to comfort, comfort to luxury, luxury to ultra luxury. This is how it moved. बट मेरे दिमाग में पहले से जब से शुरू किया तब अल्ट्रा लग्जरी था, सो आई स्टार्टेड माई जर्नी विद अल्ट्रा लग्जरी ओनली। सो काफ़ी हमारे पीयर्स जो आज भी उनको लगता है कि नो द मोस्ट कंफर्टेबल एरिया इज बिटवीन कंफर्ट एंड लग्जरी, और दे स्लोली स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम लग्जरी टू अल्ट्रा लग्जरी। बट हमने शुरुआती अल्ट्रा लग्जरी से की। सर उसके पीछे कुछ इंसिडेंट्स की, कोई ऐसी चीज जो आपको मान लो बचपन की, या एक माइंडसेट में, क्योंकि हर आदमी का माइंडसेट अलग अलग होता है। कोई व्यक्ति बोलता है कि यार सस्ता बेचेंगे, बहुतों को बेचेंगे। कोई व्यक्ति बोलता है नहीं सर महंगा बेचेंगे, प्रीमियम बेचेंगे, कुछ को बेचेंगे, सफल दोनों है।
लेकिन किसी के माइंडसेट में होता है ना, किसी का एस्थेटिक बहुत बढ़िया, किसी को चीज देख के समझ में आती है, किसी को सिर्फ लग्जरी समझ में आती है। तो आपने 1999 में, जब भारत भी, मैं बोल रहा हूँ कि भारत 91 में गरीबी देश था, वहां से वापसी कर रहे थे धीरे धीरे, आदमी के घर होना ही बड़ी बात थी, लोग किराए में रह रहे थे, उसी समय अल्ट्रा लग्जरी का कॉन्सेप्ट दिमाग में आना, तो वो क्या, उसको आपको क्या लगता है कि कोई गॉड का गिवन है या कुछ, क्या था वो? जैसे मैंने बताया कि मेरी जर्नी शुरू की डायमंड एंड ज्वेलरी के साथ में। सो वही पहला ही मेरा बिजनेस लग्जरी के साथ में लग्जरी था। था। और यस, उसके लिए जहाँ पर यूरोप, जापान, यूएस जाता था उस टाइम पे, आज से 30 साल पहले, वो वहाँ के बिल्डिंग्स, वहाँ की फैसिलिटी, वहाँ की रहनी करनी, वहाँ की रियल एस्टेट रिक्वायरमेंट और रियल एस्टेट कंपनीज जो जिस हिसाब से ऑपरेट करती थी, तब से मेरे मन में ये था कि इससे भी बेटर थोड़ी चीज़ें मैं इंडिया में अगर करूं। तो एक ये था। दूसरा, मैंने ये सोचा कि ये एक सेगमेंट ऐसा है पिरामिड का सबसे ऊपर का, कि जिसको तेजी मंदी की ज़्यादा इफेक्ट नहीं आती है। दूसरा कि मैंने ये यूएस में पर्टिकुलरली देखा कि थोड़ा सा इंटरेस्ट लेवल ऊपर नीचे जाता है, उसके साथ में रियल एस्टेट में तकलीफ आती है। तो मैंने ये सोचा कि मैं वो मास हाउसिंग, या तो अफोर्डेबल हाउसिंग, या तो कंफर्ट हाउसिंग, उसमें नहीं जाना चाहता कि जिसमें मुझे एक्सटर्नल फोर्सेस के ऊपर डिपेंड होना पड़े, कि जब भी इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है क्या, तो मुझे तकलीफ होगी कि भाई आने वाला 3 माह मेरा सेल कम हो जाए कि नहीं। सो आई वेंट फॉर अल्ट्रा लग्जरी, एंड वही मेरा माइंडसेट भी वही था, और मुझे लगा कि दैट इज़ द सेफेस्ट प्लेस टू बी इन। ज़्यादातर लोग थे नहीं इसमें, क्योंकि जो ट्रेडिशनल डेवलपर थे, उनकी माइंडसेट ये था कि कैसे पैसा बचाए, और हम हर एक जगह पे कॉस्ट कम कर रखे, उससे वो लग्जरी में जा ही नहीं सके। और मैंने ये उल्टा सोचा कि जितना गुड़ डालेंगे ना उतना मीठा होगा। सो मैंने गुड़ डालने का ट्राई किया, मैंने बेस्ट मटेरियल यूज़ किया, बेस्ट डिज़ाइनिंग यूज़ किया, बेस्ट एलिवेशन यूज़ किया, बेस्ट एम्यूनिटी दिया, और जो मैं पैसा एक्स्ट्रा लगाता था ये सब में, उससे 10 गुना वापस आता था, क्योंकि मैं हम हिंदी में बोलते हैं ठोक के बेचता था, मैं के माल लेता था। ठोक के बेचता था। सो मेरा वो पॉइंट धीरे धीरे प्रूव होने लगा। उसके बाद में फर्स्ट मेरा कमर्शियल प्रोजेक्ट हमने अंधेरी में किया। वो कमर्शियल प्रोजेक्ट में भी उस टाइम पे क्या होता था कि जनरली ऑफिस बिल्डिंग 2 माले, 3 माले, ज़्यादा से ज़्यादा 4 माले की बनती थी, और उसमें कोई वो गाला सिस्टम बॉम्बे में थी, उसको गाला बोलते थे। गाला सिस्टम क्या? उसमें क्या क्या एक यूनिट्स जो होते हैं ना, यूनिट को गाला बोलते हैं यहाँ अच्छा पर, अच्छा। यू नो। तो मेरे 2 यूनिट है, मेरे 3 यूनिट, तो ऑफिस का कॉन्सेप्ट ही नहीं था इन ए वे। और उसमें ज़्यादातर लिफ्ट नहीं होती थी, पार्किंग नहीं होते थे, कोई एम्यूनिटी नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं। ऐसे में पूरा एनवायरनमेंट उस ऐसा था ऑफिस बिल्डिंग का। और उस टाइम पे मैंने एक किताब पढ़ी थी कि आई अगर मैं ऐसा कुछ करूं, ब्लू ओशन थियरी, ब्लू ओशन। कि जिसमें मेरी प्रोडक्ट कंपेरेबल ना हो किसी से, तो मैं प्राइस जो भी लेना है ले सकूंगा। बट एज सुन एज इफ आई मेक द प्रोडक्ट लाइक मी टू, कि भाई मैं उनके जैसा ही 2 बेडरूम या उनके जैसे ही 4 बेडरूम बना रहा हूँ, वो जो कर रहे हैं मैं, तो आई स्टार्ट गेटिंग कंपेयर्ड कि उनका भाव ये है तो आपका भाव ये है। तो मैंने ज़्यादातर आज तक जो प्रोडक्ट बनाई है, ज़्यादातर वही थियरी के साथ में बनाई है, अनकम्पेरेबल लिटिल बिट। तो जो एरिया में जो प्रोडक्ट लोटस की होती है, उसकी थोड़ी यूनिकनेस होती है, जिससे वो कंपेयर नहीं हो सके। सो मैंने ये सोचा कि अगर ये 2 माला, 3 माला, 4 माले का ऑफिस बिल्डिंग बनता है, और उसमें ऐसा था कि 4 माले पे जो ऑफिस बेची जाती थी वो सस्ते से सस्ती थी। हालांकि रेसिडेंस में जैसे ऊपर जाते हैं भाव बढ़ते हैं। तो वो पूरा कॉन्सेप्ट चेंज किया, और मैंने 21 माले की ऑफिस बिल्डिंग बनाई, फुल्ली ग्लास फसाड ऑफिस बिल्डिंग बनाई, विथ 5 हाई स्पीड मित्सुबिशी एलिवेटर डाले, कोई डालता नहीं था उस टाइम, फर्स्ट टाइम इन बॉम्बे आई यूज्ड इट। हमने प्री स्ट्रेस टेक्नोलॉजी यूज़ की ऑफिस बिल्डिंग में, फर्स्ट टाइम इन बॉम्बे। पूरा बिल्डिंग 9 महीने में कंप्लीट किया,
21 फ्लोर 9 महीने में। 21 माले का बिल्डिंग 9 महीने में कंप्लीट कर दिया। पोडियम पार्किंग हमने इंट्रोड्यूस किए, पूरे लग्जरी बिल्डिंग बनाई, उसमें हमने जिम दिया, कैफेटेरिया दिया, लाउंज दिया, कॉन्फ्रेंस रूम दिए, ड्राइवर्स रूम दिए, एयर कंडीशन लॉबी, एट्रियम बनाया, ब्यूटीफुल बिल्डिंग बनाई। दिस इज फर्स्ट टाइम इन बॉम्बे, क्योंकि First- कोई नहीं कर रहा था उसमें। कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई 4 माले की बात करें कि दुनिया 4 बनाती है, मैं 5 बनाता हूँ, कहाँ 4 कहाँ 21। 21। और हमने पूरा अलग कर दिया कि पहले ही प्रोजेक्ट से हमें फायदा ये हुआ कि पहले ही प्रोजेक्ट से हमने प्रीमियम लेने का शुरू कर दिया। क्योंकि जब भी ब्रोकर्स मेरे पास आते थे कि सर ये बाजू में ये बिल्डिंग ये भाव से बिक रही है और आप इतना चार्ज क्यों कर रहे हैं, तो मैं बोलता था कि मैं मेरे जैसा बिल्डिंग अगर आप लेके आएंगे तो और उसका भाव जो होगा वो मैच कर लूंगा। तो बोले हाँ आपके जैसा बिल्डिंग है नहीं। सो आई ब्रोक दैट रूल, और मैंने बोला कि मेरी प्रोडक्ट जैसा कोई प्रोडक्ट है नहीं, और सो आई एम नॉट कंपेरेबल। सो मैं मेरा प्राइस डिमांड करता था और लोगों ने खुशी खुशी मुझे वो प्राइस दिया। फ़ायदा ये हुआ कि सिंस इट वाज ए बॉलीवुड एरिया नियर यशराज स्टूडियो, काफ़ी हमको ट्रैक्शन मिला फ्रॉम बॉलीवुड। ऋतिक रोशन ने 2 फ्लोर खरीदे, राकेश रोशन ने 3 फ्लोर खरीदे, अजय देवगन ने फ्लोर खरीदा, और मैंने मीडिया कंपनीज ने फ्लोर खरीदे। आज भी वो लोग दे आर यूजिंग इट और दे रेंटेड इट आउट। तो दैट बिल्डिंग इटसेल्फ बिकेम अ आइकॉनिक बिल्डिंग। क्या नाम से सर बिल्डिंग का होगा? लोटस बिजनेस पार्क। लोटस बिजनेस पार्क। पहले से ब्रांड हमने लोटस के नाम से ही रखी थी। तो वो बिल्डिंग में हमें फ़ायदा ये हुआ कि पहले से हमारी ब्रांड एस्टेब्लिश हुई, सेकंड हमको प्रीमियम मिला, एंड थर्ड ये सेलिब्रिटी इंटरेक्शन चालू हुआ, उनको विश्वास आने का शुरू हुआ। तो यहाँ से हमारी जो मेरे दिमाग में ये था कि इफ़ यू मेक लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी एंड प्रोवाइड टाइमली डिलीवरी एंड गिव गुड क्वालिटी, बॉम्बे में चेक लिखने वाले बहुत हैं। सो वो मेरा पॉइंट एक प्रूव हो गया। और बेसिकली सर ये देखा जाए तो एक बहुत बड़ा रिस्क भी हो सकता था ये, क्योंकि आप सोचिए कि दुनिया जो रेट ले रही है एक्स्ट्रा, जैसे मैं कहता हूँ कि सब ये लोग 4 चीज़ें दे रहे हैं, मैं 4 सुविधा एक्स्ट्रा दूंगा, तो मुझे ये लगता है यार मैं 4 सुविधा एक्स्ट्रा देने को सब तैयार हैं, लेकिन सबको डर लगता है कल को सुविधा एक्स्ट्रा देंगे, खर्चा तो आ जाएगा, पर कल को अगर बाजार ने प्राइस नहीं दिया तो अगर जैसे मान लो आपने कहा कि बाजार में जो लोग जिस रेट पे दे रहे हैं, आपके प्रोजेक्ट उनसे 25-30% ज़्यादा महंगे ही होते हैं। अब महंगे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, लेकिन डर लगता है कल को नहीं बिका तो कैपिटल फंस जाएगा, ये होगा। पर यू टुक दैट रिस्क कि ठीक है यार होगी जो देखी जाएगी, मैं चीज़ हल्की नहीं बना सकता भाई, मैं हल्की चीज़ बनाऊंगा, मेरा मन नहीं करेगा, मैं तो भारी बना रहा हूँ, अब देखते हैं बिकती नहीं बिकती और महंगी बेचूंगा। तो वो जो एक कन्विक्शन था, वो जो एक रिस्क था, वो नहीं वर्कआउट करता तो नहीं वर्कआउट करता, तो एक को अंदर से कैसे आई चीज़ कि यार लेते हैं, रिस्क होगी जो देखी जाएगी, और वो परसेप्शन कहाँ से आया कि प्रीमियम मांगेंगे और प्रीमियम बिकेगा। तो मुझे पहले से ये पता था कि या तो कन्विक्शन था कि अच्छी चीज़ बनाते हैं ना तो बॉम्बे में लेने वालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन कोई बना के उसका एक्सपेरिमेंट करने, क्योंकि क्या था, तैयार ही नहीं था कोई। क्योंकि क्या था कि उस टाइम पे खराब चीज़ भी बिक रही थी, तो मैं क्यों एक्सपेरिमेंट करूँ अच्छी चीज़ का। सो दैट वाज द साइकोलॉजी कि सब चीज़ें बिक रही है, कचरा भी बिक रहा है अपना, तो फिर मैं क्यों गहने बेचूं। लेकिन मैंने सोचा नहीं, ये कचरा जो बेचना है ना वो टाइम के साथ में ख़त्म हो जाएगा और टफ हो जाएगा। सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि नहीं, मुझे वही चीज़ देनी है जो कंपेरेबल नहीं हो, और मुझे ज़्यादा मार्केट चाहिए नहीं, मुझे बहुत लिमिटेड लोग चाहिए वही टर्नओवर करने के लिए, यू नो। क्योंकि हूँ गुजराती आदमी, तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि मेरा प्रॉफिट कितना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रादर देन टॉप लाइन। बॉटम लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन टॉप लाइन। नफा चाहिए, नफा चाहिए, बिना नफा मुझे काम नहीं करना है, वो तय था। तो मैंने सोचा कि अगर वैल्यू एडिशन वाली प्रोडक्ट होगी ना तो ही बिकेगी। उसी टाइम पे अगर आपने देखा होगा कि मोर और लेस उसके 8-10 साल पहले ही मारुति गाड़ी आई थी। मारुति वॉज कंसिडर एज अ प्रीमियम, उसमें एसी लगाया तो और प्रीमियम, यू नो। तो मैंने सोचा कि अगर आपकी प्रोडक्ट में समझो, मैं सोचूं कि मुझे ऑफिस बिल्डिंग चाहिए, तो ऑफिस बिल्डिंग में क्या क्या चीज़ होगी तो मेरे लिए वाओ फैक्टर होगा, और वो सब चीज़ें मैंने डाली। आज भी रेसिडेंस में मैं सोचता हूँ कि रेसिडेंस बिल्डिंग में मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिएगी, अगर वो चीज़ मैं डाल सकता हूँ मैक्सिमम जितनी भी एमिनिटी, तो नेचुरली
मेरा बायर की साइकोलॉजी के साथ में मैं खेल रहा हूँ, एंड दैट इज व्हाट वी डू। मतलब आपने ये नहीं किया जो चाह रहा है वो नहीं देना है, जो चाह रहा है उससे 4 चीज ऊपर सोच के देनी है। बिल्कुल वो खुद सोचा कि जब मैं तो 10 चीज लेने आया था, इधर 13 मिल रही है, तो वो फिर वो एक्स्ट्रा पैसा देने को तब तैयार होता है। बिल्कुल। और लुक एंड फील बिल्डिंग्स का, जैसे हमारी लॉबीज है, हमारी एमिनिटीज है, हमारी इंसाइड अपार्टमेंट्स है, वो सब हमारा एक हमारी टीम का सूत्र है कि आदमी आए, कितना भी बड़े आदमी हो, आदमी आए तो गरीब हो जाना चाहिए। ही शुड फील प्रॉपर। इतना ओवरवेलमिंग होनी चाहिए कि वाओ, कि ये मेरे लिए ही है। कोई And- कहीं का भी सेठ आए, बोले यार इसके आगे तो नहीं है अपन सेठ, हाँ हाँ, इसके बस वही है। अपनी सेठगिरी धरी गई इसके आगे तो। और प्रोडक्ट ऐसी बनानी है कि क्लाइंट जब आए तब उसके पास में टेस्ट होना चाहिए और पैसा होना चाहिए। रिक्वायरमेंट इज ओनली थर्ड। पैसा और टेस्ट होगा तो 100% वो खरीदेगा, रिक्वायरमेंट होगी तो पक्का खरीदेगा। बट ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए कि रिक्वायरमेंट नहीं होना तो भी आदमी लेना चाहिए, तो ही मजा है वो प्रोडक्ट की। So that is how we started. Amazing. And started that whole concept of product in real estate. Real estate में generally लोग प्रोजेक्ट के हिसाब से लेते हैं कि ये मेरा प्रोजेक्ट, यहाँ पर प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट, टाइम काफ़ी लेते हैं, आराम से बनाते हैं। हम एक प्रोडक्ट के हिसाब से चलते हैं कि फटाफट इसको बहुत जल्दी बनाएं, बहुत खूबसूरत तरीके से बनाएं, फुल्ली पैकेज्ड बनाएं, एंड एज अ पैकेज, एज अ प्रोडक्ट उसको सेल करें। सो रियल एस्टेट में एज अ प्रोडक्ट सेल करने वाले बहुत कम लोग हैं। उसको कि आपने कई बार कहा वी आर नॉट अ प्रोजेक्ट कंपनी, वी आर अ प्रोडक्ट कंपनी। तो प्रोजेक्ट सर एक चीज़ है, रियल स्टेट में जो बाकी लोग काम करते हैं, ये मैंने भी देखा, मतलब भुगत भोगी हैं सब लोग, या जो भी ऑडियंस देख रहा होगा सब जानता है कि अगर किसी बिल्डर ने 3 साल बोला है तो कस्टमर मान के चलता है 3 बोला है 5 तो लगेगा, मतलब इतना तो वही मान के चल रहा है। उसके बाद भी 5 का 6 कर देता है, कहता है चलो ठीक है दे तो दिया। आपके केस में अगर आपने बोला है 3 साल लगेगा तो उस ग्राहक को लग रहा है तो 2-2.5 साल में बना के दे देते हैं। तो ये जो स्पीड वाली बात है भाई, एक तो मुझे बाकी लोग टाइम कैसे लगाते हैं, क्या इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है कि दे आर टेकिंग सो लॉन्ग, और एक आप क्या स्पेशल चीज कर रहे हो कि जैसे मैंने भी आपसे 2 बार पूछा कि मैंने कहा भाई 9 महीने बनाई क्या 21 महीने की बिल्डिंग। अभी आपने मुझे इसका एग्जाम्पल दे रहे थे बिल्डिंग का कि यार कोविड के टाइम पे भैया 23 महीने में खींच दी इतनी बड़ी बिल्डिंग, कह रहा कोविड के महीने में 23 महीने में कौन खींच रहा है। तो ये जो आपके सुपर फास्ट स्पीड के रिकॉर्ड्स हैं, इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी है कि इतना जल्दी कैसे बना देते हैं, एंड बाकी लोग इतना टाइम ले रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है? मुझे ऐसा लगता है कुछ चीजें, एवरीथिंग इज इन माइंड। बाकी सबके पास में सब चीजें अवेलेबल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। सो एवरीथिंग इज इन माइंड। सो आपका टेम्परामेंट क्या है आपके काम के बारे में। जैसे हम लोग सोचते हैं कि वंस वी ब्रेक द ग्राउंड देन इट्स नो मोर ए साइट, इट्स अ वॉर जोन। हम यहाँ पर वॉर जोन डिक्लेयर करते हैं कि ये अभी वॉर जोन कल से चालू हो रहा है। सो जो वॉर में जो होता है ना, हम ज़्यादातर लोग हर महीने का प्लानिंग करते हैं, कुछ लोग वीक का प्लानिंग करते हैं, हम लोग एवरी आवर का प्लानिंग करते हैं। दैट्स द डिफरेंस। आज रियल एस्टेट में एवरी आवर का प्लानिंग करना बहुत ठीक है, हम थोड़ा ऑफ भी हो जाते हैं उसमें, बट एम ये रहता है कि इतने टाइम में ख़त्म करना है बिल्डिंग, यू नो। सो एवरीबडी इज अलाइंड, हमारे कंसल्टेंट्स हो, हमारे आर्किटेक्ट्स हो, हमारे इंजीनियर्स हो, हमारे लेबर्स हो। और दूसरा कि समझो कि हमारी जो समय मर्यादा होती है काम करने की रेगुलेशन में, जिसमें आवाज़ का काम हम कर सकते हैं सुबह में 6 से रात को 10, तो हम ट्राई करते हैं रिस्ट्रिक्ट करें सुबह 7 से रात को 9 बजे के बीच में हम ख़त्म करते हैं आवाज़ का काम। बट रात को 9 बजे के बाद में बिना आवाज़ का काम जो होता है, समझो पेंटिंग होता है, इलेक्ट्रिकल का कुछ होता है, प्लम्बिंग का होता है जिसमें आवाज़ नहीं होती है, वो सब काम हम रात को भी कराते हैं। सो दैट इज़ हाउ वी डू, 24 आवर चलता है इन ए। और जो हमारी साइट पे जो लेबर आता है वो बेसिकली तो पैसा कमाने के लिए आ रहा है, या तो उड़ीसा, यूपी, बिहार, कहीं जहाँ से भी आता है, राजस्थान, तो उसको पैसा कमाना है, तो हम उनको पैसा कमाने का और ज़्यादा मौका देते हैं। तो ही इज़ वेरी हैप्पी कि दिन में रेगुलर उसको पेमेंट मिलेगी, और रात को अगर एक्स्ट्रा उसको काम करने का 2 घंटा 3 घंटा जो भी कर सके वो करके उसको ज़्यादा पैसा मिलता है।
So एवरीवन इज हैप्पी। सो हाँ, तो पूरी सिस्टम ऐसी बनाई है कि एवरीवन इज मोटिवेटेड अबाउट इट। और दूसरा कि हम जो जैसे सीमेंट यूज़ करते हैं, हमारा रेडी मिक्स सीमेंट यूज़ करते हैं, वो वेरी हाई ग्रेड यूज़ करते हैं, M60 M70, जिससे हमें जो उसकी स्ट्रेंथ है वो करीब 3-3.5 दिन में उसकी स्ट्रेंथ मिल जाती है। सो हमारा स्लैब जो है वो हर 7 दिन पे हम स्लैब कास्ट कर सकते हैं। If I use that cement quality of M20, M25, M30, तो वो स्ट्रेंथ मिलने में 10 से 12 दिन निकल जाते हैं। तो दिस आर द स्मॉल लगा डिफरेंस। साइकिल छोटा कर रहा है, हर जहाँ पे स्कोप लगा चाहिए 10 दिन का काम 7 दिन में हो सकता है, कर दे। ये 12 घंटे काम है, इसको 15 घंटे खींच सकते हो, कर दो। तो वो 1-1 घंटे की प्लानिंग चल रही है। करेक्ट। और दूसरा कि जैसे फिल्म इंडस्ट्री से थोड़ा जुड़ा हुआ हूँ, तो फिल्म इंडस्ट्री में एक चीज़ है कि जितना प्री प्रोडक्शन अच्छा होगा ना, उतना प्रोडक्शन इजी हो जाएगा, यू नो। तो यहाँ पर भी हम प्री प्रोडक्शन बहुत माइन्यूट डिटेल के साथ में कर लेते हैं कि अल्टीमेटली उसका लॉबी कैसी होगी, पार्किंग कैसा होगा, इंटीरियर कैसा होगा, उसके मार्बल कौन से लगेंगे, उसके डोर कैसे लगेंगे, उसके फिटिंग्स कैसे, सब एवरीथिंग इज फ्रोजन एंड देन द प्रोजेक्ट इज स्टार्टेड। तो जो सब कुछ लिखा हुआ है टू द टी, तो जैसा कि कॉपी पेस्ट करना है तो स्पीड फटाफट अपने आप ही आ जाती तो है। प्रोडक्शन इजी हो जाता है। प्री प्रोडक्शन अगर आपका अच्छा हुआ है तो प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम होता है। और सर जस्ट बिकॉज क्योंकि ये प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है और इसका आपका टर्नओवर हाई है, तो इसी चक्कर में आपका प्रॉफिटेबिलिटी भी सबसे हाई है। बिकॉज मैं अभी आज एनालिसिस कर रहा था, प्रॉफिटेबिलिटी आपकी सब जगह सबसे हाई है। और उसका मेन कारण है एक तो प्रीमियम लेना और एक यहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल करना एंड टर्नओवर बढ़ाना। और कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कमी लगती है ऑब्वियसली। 8 साल चलेगा तो ज़्यादा लगेगा, 2 साल चलेगा तो कम लगेगा। सर एक और चीज़ है जिसके आप मास्टर कहे जा रहे हैं और सब जगह इसी की चर्चा है कि सर जी फ्रेश प्रोजेक्ट तो सब कर रहे हैं, पर रीडेवलपमेंट इनके जैसा कोई कुछ नहीं कर रहा। तो रीडेवलपमेंट जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं वो लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए समझाइए रीडेवलपमेंट है क्या ये। सो बॉम्बे में कम से कम मैं मानता हूँ 60-70 साल से एक कॉन्सेप्ट था सोसाइटी का, जो दूसरे छोटे शहरों में बाद में आया ये कॉन्सेप्ट, लास्ट 25-30 साल से आया। बट यहाँ पर ये 60-70 साल से कॉन्सेप्ट है कि एक प्रमोटर जो होता है, डेवलपर, एक लैंड लेता है, उसमें अपार्टमेंट बनाता है, क्योंकि वर्टिकली जाना है बॉम्बे में, और वो अपार्टमेंट अलग अलग लोगों को बेचता है, उसकी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाता है, और फिर वो लैंड भी वो सोसाइटी को दी जाती है, एंड दैट फिर वो कॉमनली उसको मेंटेन करते हैं। सो ये सोसाइटी का, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। ज़्यादातर आई वुड से अबाउट मुंबई के जो बिल्डिंग्स है उसमें अबाउट आई वुड से अबाउट 80% सोसाइटीज है। अभी ये सोसाइटी सालों से, कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 40 साल से है। तो उस टाइम पे एक तो मटेरियल अच्छे नहीं यूज होते थे, इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, कॉस्ट बहुत लगती थी। हाँ, कॉस्ट सेविंग थी। वो जो नीड वाला कॉन्सेप्ट था कि बस घर बन जाए, बस घर बन जाए, कंफर्टेबल लग्जरी छोड़ो, अभी तो बन जाए। वो सादा स्टील यूज कर लिया, सादा सीमेंट यूज कर लिया, रेती भी ऐसे, तो कॉस्ट सेविंग पे था। तो एक तो मटेरियल इतना अच्छा नहीं था, दूसरा कि वो कॉन्सेप्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ दैट बिल्डिंग नहीं थी। तो सोसाइटियाँ ज़्यादा मेंटेन नहीं करती थी अपने बिल्डिंग। तो नंबर 2। नंबर 3, हमारी जो यहाँ की वेदर है, वो वेदर इतनी कंड्यूसिव नहीं है, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा भेज वाली जगह है, तो उससे लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज़ लेस। तो ये क्योंकि मटेरियल भी खराब यूज़ होते थे, तो ये 3-4 चीज़ों की वजह से बिल्डिंगें बहुत जल्दी ओल्ड हो जाती है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट, थैंक्स टू महाराष्ट्र गवर्नमेंट, उन्होंने 2016-17 में एक नया कॉन्सेप्ट लाए कि हर एक लैंड को, जो पहले एफएसआई कम मिलती थी, उसकी जगह अभी काफ़ी अच्छी एफएसआई उन्होंने प्रोवाइड की। तो अभी ये जो मैंने 3 रीज़न बताए वो सर एफएसआई फॉर नॉन रियल एस्टेट पर्सन। हाँ, एफएसआई इज फ्लोर स्पेस इंडेक्स। यानी कि समझो कि आपका 10,000 फुट का लैंड है, 10,000 फुट का, तो पहले 10,000 फुट के सामने आपको 10,000 फुट ही बांधकाम मिलता था, तो 10,000 फुट ही आप बना सकते हैं। ठीक है। आज ऐसा हो गया कि आप करीब 50,000 फुट तक बना सकते हैं। ओके।
तो अच्छी FSI दे दी, हाइट ऊंची आ जाएगी, हाइट ज्यादा आ जाएगी। हाइट भी ज्यादा कर सकते हैं, फ्लैट बड़े भी बना सकते हैं, तो जैसे आपको यूज करना है, ठीक है। यू नो। सो 50,000 फुट इज लाइक ऑलमोस्ट लाइक आटा। वो आटा में से पूड़ी बनाओ, ये बनाओ, जो भी बना रहे हैं, तो 50,000 फुट आपके पास में है, इन्हें वे 10,000 फुट के है उसमें। और उसमें जितना माला आप जा सकते हैं, अगर ज्यादा माला जाएंगे तो साइज कम होता साइज जाएगा। कम होती जाएगी, कम माला जाएंगे तो साइज बढ़ेगी, वो आपके हिसाब से। तो बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमिक रीजन लोगों को लगने लगा कि भाई मेरा 1,000 फुट का अब हमारा अपार्टमेंट है, अगर हम रीडेवलप कराएंगे किसी डेवलपर के साथ में, तो हमारा 1,000 फुट के सामने शायद हो सकता है कि 1,500 फुट या 1,800 फुट या 2,000 फुट मिले। रीज़न ये है कि हम जैसे रीडेवलपमेंट में जो काम करते हैं, तो हम सोसाइटी के साथ में पार्टनरशिप करते हैं, और जब पार्टनरशिप करते हैं तो हम ये देखते हैं कि समझो कि ये 10,000 फुट की जगह पे इन लोगों ने 10,000 फुट बनाए हैं, और 1,000 फुट के 10 अपार्टमेंट है एग्जाम्पल वहाँ पर। तो हम वहाँ पर जाके उनको प्रपोज करते हैं कि हम ये पूरा बिल्डिंग हटा देते हैं, तोड़ देते हैं, उसकी जगह नया ब्यूटीफुल बिल्डिंग हाई राइज बनाते हैं, और 10,000 की जगह 50,000 फुट का बनाएंगे। तो और उसमें आपका जो पहले 10,000 था, वो 10,000 तो हम आपको देंगे ही देंगे, लेकिन उसके ऊपर भी डिपेंडिंग ऑन कौन सा प्रोजेक्ट है, अनदर 10,000 देंगे। यानी आपका 1,000 फुट का पहले फ्लैट था, उसकी जगह 2,000 फुट का फ्लैट हो जाएगा। अच्छा, हम आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करके दे देंगे, फुल्ली लोडेड देंगे, लग्जरी दे देंगे, उसमें एयर कंडीशन, ये वो, फ्रिज सब डाल के देते हैं। आपकी रहनी करनी जो पहले थी उससे बहुत बेटर हो जाएगी। दूसरा कि वो जो 2 या 3 साल तक जब बिल्डिंग बने तब तक हम उनको रेंट पे जाने का जो उनका रेंट होता है, किराया होता है, वो भी हम देते हैं। यहाँ से बाहर मूव होने का और फिर वापस आने का जो उनका ट्रांसपोर्टेशन है वो भी देते हैं, और उसके ऊपर एक कॉर्पस भी देते हैं। कॉर्पस यानी एक ग्रेटिट्यूड अमाउंट जो बोलते हैं, तो वो भी हम देते हैं। और फिर पूरा ये 2,000 फुट का अप्रॉक्सीमेटली अपार्टमेंट कंप्लीटली फुल्ली लोडेड करके उनको देते हैं। हमें फ़ायदा क्या है उसमें? हमें फ़ायदा ये है कि जो 50,000 फुट है टोटल, उसमें से 20,000 हमने दे दिए, बाकी के 30,000 जो है वो हमारा सेल पोर्शन होता है। वो सेल करके हम हमारी टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट और हमारा मुनाफा उसमें से निकालते हैं। सो ये बेसिक मॉडल है। लोग ज़्यादातर डेवलपर्स रीडेवलपमेंट को थोड़ा सा तुच्छ गिनते हैं। हमने उसमें पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया कि रीडेवलपमेंट में भी हम कंप्लीट लग्जरी बनाते हैं और सुपर लग्जरी बनाते हैं, उनको बेस्ट अपार्टमेंट देते हैं फुल्ली लोडेड उनको। और जनरली क्या करते हैं कि ओल्ड टेनेंट्स एंड न्यू टेनेंट्स जो आने वाले हैं उसके बीच में फासला होता है कि इनको एसी नहीं मिलेगा, फैन मिलेगा, इसको एसी मिलेगा, इसको टाइल मिलेगा तो इसको इटालियन मार्बल। हम वो नहीं करते। हम इवन पुराने वालों को भी उतना ही महत्व देते हैं जितना नए वाले को देते हैं। सो ऑल अपार्टमेंट्स हम कंप्लीट लग्जरी सेम ही बनाते हैं, और पूरे कॉम्प्लेक्स में हम जैसे हमारे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में होता है वैसे ही पूरी एमिनिटी डालते हैं, और रादर ग्रीनफील्ड से 2 एमिनिटी ज़्यादा डालते हैं। और रहा क्वेश्चन कि ये पुराने मेंबर और नए मेंबर के बीच में कोई इश्यूज या क्या आते, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो उनका फ्लैट हम देने वाले हैं 2,000 फुट का, तो हमारा जो 30,000 फुट जो रहता है प्रॉफिट के लिए या सेल के लिए, उसके अपार्टमेंट भी हम 2,000 फुट के ही बनाते हैं। वो हम कहीं 5,000 फुट या 6,000। सोशियो इकोनॉमिक स्टार्टा हम सेम ही रखते हैं कि जो पुराने मेंबर्स जो जिस रेंज के वही रेंज के नए मेंबर्स आएंगे। सो दिस इज व्हाट आवर मॉडल इज। बिकॉज अगर यहाँ कर दो तो 2,000 स्क्वायर फीट वाले कैटेगरी एक अलग है, 5,000 वाली एक अलग आ जाएगी, तो वो सोसाइटी में कॉमन कैसे बना रहेगा? करेक्ट। सर ये जो अभी मैंने आपने बातचीत कही, मैं ये सोच रहा था कि सही बात, क्योंकि आप रीडेवलप कर रहे हो, सबको सेम चीज ही बना के दे दो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ये माइंडसेट की बात है कि यार पुराने को कम दूंगा, जो पुराने अदर बिल्डर करते हैं कि भैया नया पुराना सेम ही है, जब तो स्क्वायर फीट देना है तो दे दा के नक्की कर दो। माइंडसेट की बात है कि यार मैं नहीं दूंगा। और जो एक्चुअली मैं सर अभी रिसर्च के दौरान, मैं जब रिसर्च करता हूँ किसी प्रोजेक्ट की, तो मैं 4 लोगों से पूछता हूँ। तो एक जने ने कहा, मैं नाम नहीं बताता, लेकिन लोटस ग्रुप ने जो प्रॉमिस किया था
एग्रीमेंट में लिखी 10 चीजें कि ये देंगे, तो हम कई बार रीडेवलपमेंट में इशू होता है कि 10 चीजें लिखी है तो उसमें से 7-8 तो मिलती है, 1-2 के लिए इशू करना पड़ता है। बोले लोटस ने 10 लिखी, 13 दे दी, तो जो नहीं लिखी थी वो भी दे दी। तो बोला इसीलिए ना, क्योंकि जब लोटस का नाम आता है कि इधर कहीं जा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि यार इधर सोसाइटी भी कहती है यार आपके साथ काम कर लेंगे, 2 चीज कम दे देना लेकिन आपके साथ ही काम करेंगे। तो ये चीज आपने डेवलप की है, रिसर्च का जो मैंने किया ये आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। सर एक ही प्रोज एंड कॉन्स, जैसे अगर इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है तो सब लोग क्यों नहीं करते, तो अगर रीडेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसका फायदा क्या है, प्रो एंड कॉन्स क्या है कि नुकसान क्या है रीडेवलपमेंट करने के। एंड सेम अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन बात करेंगे ग्रीनफील्ड की, तो प्रोज एंड कॉन्स रीडेवलपमेंट के क्या है। रीडेवलपमेंट है, ये कंप्लीटली डिफरेंट बिजनेस है। ठीक है। रियल एस्टेट बिजनेस रीडेवलपमेंट बिजनेस का छोटा सा पार्ट है। हम्म। क्यों मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि समझो एक सोसाइटी में 50 मेंबर्स है, वो 50 मेंबर को हैंडल करना, उनकी मानसिकता समझना, उनकी रिक्वायरमेंट समझना और उस हिसाब से वो पूरा बिल्डिंग प्रेजेंट करना और फिर बनाना और हैंड ओवर करना, ये एक आर्ट है, ये एक अलग आर्ट है, यू नो। तो अगर कोई रियल एस्टेट कंपनी ऐसा बोले कि नहीं दैट इज ऑल्सो ए रियल एस्टेट, तो मैं उससे एग्री नहीं होता हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि इट्स ए कम्प्लीटली डिफरेंट बिजनेस। इट्स मोर अबाउट हैंडलिंग पीपल, देयर एस्पिरेशन, देयर रिक्वायरमेंट। और ग्रीनफील्ड में क्या होता है कि मैं मेरे सपनों का घर बनाता हूँ और फिर बेचता हूँ। यहाँ पर आपको ये एडजस्ट करना पड़ता है कि उसका सपना क्या है ऑलरेडी, जिसके पास से मैं ये लैंड ले रहा हूँ, और उसके साथ में मेरे कस्टमर और मेरा ड्रीम का सपना कैसे मैच कराऊं। सो पूरी गेम डिफरेंट है इसमें। तो रीडेवलपमेंट में चैलेंज ये है कि आप रेगुलर बिजनेस में, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में जो सेलर है उसको ये है कि उसको कितना पैसा मिले, वहां पर कहानी खत्म हो जाती है। मैंने उसको चेक दे दिया, काम खत्म हो गया। यहाँ पर ऐसा नहीं है, मुझे क्योंकि वो चेक नहीं देना है, इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, इसीलिए सोसाइटी डेवलपमेंट जा रहा हूँ। तो इसीलिए वो 50 लोगों को समझाना, उनके साथ में 40 जो भी हो, उनको साथ में बैठना, उनकी रिक्वायरमेंट समझना और फिर उनका दिल जीत के आपको प्रोजेक्ट लेना है। सो दिस इज व्हाट द चैलेंज इज। तो रियल एस्टेट से ज्यादा रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है इस रीडेवलपमेंट में। तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। और अप्रोचेबिलिटी, जनरली क्या होता है कि डेवलपर अपने आप को और लोगों के बीच में एक दीवार खड़ी कर लेता है। सो पीपल डोंट लाइक दैट, दे वांट अप्रोचेबिलिटी कि अगर हमें कोई ऐसा सोसाइटी इश्यू आया, कोई प्रॉब्लम आया, तो हमें चाहिए कि हम डेवलपर के, उनकी फैमिली, उनके टॉप मैनेजमेंट के साथ में सीधा बात कर सकें। तो ये अप्रोचेबिलिटी का इश्यू भी आ जाता है, क्योंकि जो 2 जनरेशन 3 जनरेशन से ये डेवलपमेंट के काम में, रियल एस्टेट में है, वो लोग वो अपने माइंडसेट के हिसाब से चलते हैं। तो हमने हमारे पूरा ऑर्गेनाइजेशन को इस हिसाब से मोल्ड किया है कि जिसके साथ में हमारा रीडेवलपमेंट के साथ में एकदम सिंक हो गया है। रिलेशनशिप का गेम है पूरा, और वो ड्राइव करता है ऊपर से। अब आपका रिलेशन जैसा है तो वो टीम भी वैसे ही वर्क करती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अमेजिंग सर। अब बात करते हैं सर आपके मैनेजमेंट के बारे में, अलग अलग चीज़ों के बारे में, कि आप रियल एस्टेट सेक्टर में, जो मेरा एनालिसिस कहता है मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी हो, EBITDA परसेंटेज की बात करूं या नेट प्रॉफिट की बात करूं, तो ये कैसे होता है? ज़्यादा प्रॉफिट कब आएगा? या तो सेल महंगी होगी या कॉस्ट कम होगी। सेल का ऊपर अपन को समझ में आ गया, आप प्रीमियम चीज़ें दे रहे हैं, प्रीमियम चार्ज करते हैं, पीपल आर पेइंग एंड दे आर हैप्पी। सो ये एक पार्ट तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाता है। सेकेंड पार्ट है कि कॉस्ट लो करके भी प्रॉफिट बढ़ता है। क्या क्या प्रैक्टिस आप ऐसी फॉलो करते हैं जैसे कॉस्ट आपकी लो रहती है और क्वालिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता? तो हमारी 2 चीज़ें इसमें जैसे आपने बताया बहुत सही है। एक तो हम प्रीमियम प्रोडक्ट बनाते हैं, क्लाइंट सब प्रीमियम है, तो वो हमें प्रीमियम देने को तैयार है बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है। दूसरा ये आता है कि हम बहुत फास्ट, हर एक प्रोजेक्ट को बहुत फास्ट चर्न करते हैं, जिससे हमारे फाइनेंसेस बहुत एफिशिएंटली काम करते हैं। दैट्स नंबर 2। नंबर 3 कि जल्दी हम प्रोजेक्ट खत्म करते हैं, इसलिए हमारी सेल्स की वेलोसिटी जो है वो वन ऑफ द हाईएस्ट है। क्योंकि अगर मुझे लगेगा कि मैं 6-7 साल में ये करने वाला हूँ तो धीरे धीरे सेल होता है। यहाँ मुझे पता है कि मेरा बिल्डिंग खटाखट खत्म हो रहा है, तो लोग भी फटाफट आके उसका बुकिंग करके जाएंगे। सो थर्ड इज सेल्स वेलोसिटी।
और चौथा इम्पोर्टेंट है कि हम कंप्लीटली नेट डेट फ्री कंपनी है, तो इसमें कोई डेट का इंटरेस्ट नहीं है। हमें डेट का इंटरेस्ट बर्डन नहीं होता। ज़्यादातर क्या है कि रियल एस्टेट कंपनी बिकॉज लैंड बैंक के कॉन्सेप्ट में जाती है, इसीलिए लैंड बैंक खरीदना, उसमें वो लैंड को फिर इन ए वे पकाना, उसके अप्रूवल्स, ये वो प्लानिंग, वो सब करना, उसमें 2-3 साल चले जाते हैं। कोई केस में तो 10-10 साल चले जाते हैं, क्योंकि एक रिस्क भी इन्वॉल्व होता है इसमें लैंड में। अगर आप लैंड लेते हैं और गवर्नमेंट का कोई ऐसा कोई रूल आ गया, कुछ आ गया, तो आपको वेट करना पड़ता है। सोसाइटी में वो इश्यू नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सालों से बिल्डिंग खड़ा है, तो मोर और लेस लीगल कोई इश्यू होते नहीं है। तो हमारा कोई लीगल इश्यू नहीं है। आज तक हमारा कोई रेरा केस भी नहीं है। वी आर वेरी वेरी यूनिक कंपनी। नहीं तो कस्टमर कंप्लेन होती ही है। वी आर द, आई वुड से वी आर द ओनली कंपनी विच हैज 0 कस्टमर रेरा केस। तो वो लीगल साइड से भी हमारी कॉस्ट नहीं है। दूसरा कि ये जो मैंने बताया, हमारे इंटरेस्ट साइड पे हमारी कोई कॉस्ट है नहीं। और लास्ट एंड इम्पोर्टेंट, हमारा मार्केटिंग भी बहुत यूनिक है। यूनिक मतलब ज़ीरो मार्केटिंग है। हम लोग क्या करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट को, बिकॉज वेरी वेरी हाई एस्पिरेशनल स्लॉट में हमने रखी है, कि जब भी लोटस का कोई प्रोजेक्ट डिक्लेयर होता है, तो जनरली हमारे पास में बहुत अच्छी डिमांड आ जाती है। और हम इसको, यानी आज तक हमने कभी भी एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में या मैगजीन में किया नहीं है, कभी भी हमने होर्डिंग्स लगाए नहीं है, कभी सोशल मीडिया मार्केटिंग आप हमारा देखेंगे नहीं, कभी भी नहीं। हमने वो बड़े बड़े लॉन्च करके वो पैसा खर्चा करना कभी किया नहीं है। हमने कोई वो ब्रोकर्स की सेल्स मीट करके और उनकी डिनर्स पार्टी करनी है, वो की नहीं है। हमने इवन आज तक कभी हमारी साइट की सेल्स ऑफिस भी नहीं रखी है। वही हमारी वहाँ पर So ये then how you market, मतलब इतना हाँ, ये सभी मार्केटिंग की चीजें, ये तो कुछ नहीं हो रही और कुछ फिर भी नहीं। माल धमाधम बिक रहा है, तो वो क्या टेक्निक है, सिखा दो तो बाकी सब बहुत बहुत कुछ हो सिंपल है, बहुत सिंपल है, बराबर है आपकी बात, हाँ। कि हमारा फोकस हमारी प्रोडक्ट पे है। वी मेक बेस्ट प्रोडक्ट, फास्ट प्रोडक्ट, अकाउंटेबिलिटी, एंड वंस वी सेल द प्रोडक्ट, फुल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। सर्विसिंग करना है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि एक दफ़े फ्लैट बिक गया, फिर हमारा ख़त्म हो गया, वो नहीं करते हम। ऑलमोस्ट 5-7 साल तक उसको कुछ भी इश्यू है, हमारे वहाँ पूरी एक अलग टीम है उसकी। अच्छा, यू मेंटेन द सोसाइटी पूरी? हम 1 साल तक पूरी सोसाइटी मेंटेन करते हैं, बाद में उनको चॉइस देते हैं। अगर दे वांट आवर सर्विसेज तो हम वो सर्विस देते हैं, नहीं तो दे कैन गो फॉर एनी प्रोफेशनल कंपनी टू हायर दैट। तो ये मार्केटिंग का कॉस्ट हमारा ऑलमोस्ट 7 से 8% वो बच जाता है। तो एक साइड पे मार्केटिंग की कॉस्ट हमारी नहीं है, दूसरी साइड पे इंटरेस्ट की कॉस्ट नहीं है, तीसरी साइड लीगल की हमारी कॉस्ट नहीं है, चौथा हम 2.5 से 3 साल में प्रोजेक्ट ख़त्म कर देते हैं, और प्रीमियम प्राइसिंग की हमारी पॉलिसी है। और अभी हमने ये पॉलिसी ली है कि हमारे जितने भी प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट हमने ज़्यादातर ब्लू एंड ग्रीन में रखे हुए हैं। जिस जहाँ से पानी दिखे या तो गार्डन दिखे, उस टाइप के रखे। तो ज़्यादातर प्रोजेक्ट उसी टाइप के ले रहे हैं कि जिसमें हमारा यील्ड ज़्यादा है। तो ये पूरी 360 डिग्री हमारी है। इसी वजह से हमें ज़्यादा माल सेल नहीं करना पड़ता है, बट प्रॉफिट अच्छा रहता है। और सर, क्योंकि आपकी रिपीटेबिलिटी भी काफी ज्यादा है सर, कितने परसेंटेज क्लाइंट है जो कि रिपीट करते हैं या रेफरल हाँ, से सॉरी, जाते हैं? वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिकॉज ऑफ क्योंकि दिस। मार्केटिंग अगर किसी की जीरो है, तो मैं समझता हूँ उसकी मार्केटिंग, अगर कंपनी मार्केटिंग कर रही तो उसका कस्टमर मार्केटिंग कर रहा है, उसके बिल्कुल लिए सही तभी है, बिक रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो रेशियो आपका काफी हाई होना चाहिए। हाँ, तो हमारा ऑलमोस्ट आई वुड से अबाउट 40 से 50% माल हमारे रेफरल क्लाइंट से ही आता है। कि आप अगर सेटिस्फाइड क्लाइंट है, तो आपके फ्रेंड्स रिलेटिव को कुछ भी रिक्वायरमेंट है ऑफिस की, घर की, तो आप उसको लेके यहीं पे आते हैं। सो हमारा ज़्यादातर माल ऐसे ही सिंगल रेफरल या डबल रेफरल में आता है, तो उसमें से ही आ जाता है। इसीलिए हमने आज तक कोई ब्रोशर भी नहीं बनाया है। देयर इज नो ब्रोशर, आज तक कोई ब्रोशर नहीं बनाया। मेरे हिसाब से इफ़ यू मेक गुड प्रोडक्ट, आप सबसे पहले तो फेस ऑफ क्लाइंट अगर तय कर सकते हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट में मेरा फेस ऑफ द क्लाइंट ये रहेगा, टारगेट ग्रुप ये रहेगा, टीजी ये है मेरा,
प्राइसिंग ये है, प्रोडक्ट ये रहेगी, तो आधा काम इजी हो जाता है। और उसके बाद में अगर वही प्राइसिंग के हिसाब से वही प्रोडक्ट आप वही टाइम पे वही क्वालिटी के ट्रस्ट के साथ में अगर बेचते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा मार्केटिंग करने की आवश्यकता नहीं रहती है। सर तो ये जो रीडेवलपमेंट के लिए अभी आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो आपके डिसाइड कैसे करते हैं कि अच्छा इस प्रॉपर्टी को डेवलप करेंगे? कोई अपने एरिया देख रखा है या कुछ सेट ऑफ फैक्टर्स हैं या रूल्स हैं जिसको आप फॉलो करते हैं प्रॉपर्टी सेलेक्ट करने से पहले? नहीं, हमने ज़्यादातर ये अभी तय किया है कि हम ऐसी प्रॉपर्टी ज़्यादा सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर हमें ज़्यादा प्रीमियम मिले। तो हमें अभी काफ़ी हमारी प्रॉपर्टी ऐसी है कि जो कोस्ट पे है, जहाँ से पानी दिखता है या गार्डन जो दिखे। बीएनजी जो आपका बीएनजी, रूल है। हाँ, ब्लू एंड ग्रीन वाली थियरी, कि जिसमें से ब्लू यानी पानी या ग्रीन यानी गार्डन दिखे। और वैसी प्रॉपर्टी ज़्यादातर हम लेने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा एक प्रीमियम ही रहेगी और वो हमारी प्रीमियम इथोस के साथ में मैच भी करती है। सो दैट इज़ वाई वी थॉट कि हम यही हिसाब से चलते हैं। और बॉम्बे में एक लंबा कोस्ट लाइन भी है, तो हमारे लिए वो Easy हो फॉर जाता है। ईजी हो जाता है। सर आपके अभी प्रोजेक्ट्स में कौन कौन से सेलिब्रिटी हैं जो अब तक अभी फ्लैट ले चुके हैं या उसमें इन्वेस्टेड हैं किसी न किसी तरह से? मेरे तो जो भी क्लाइंट है सब मेरे लिए सेलिब्रिटी है, ठीक है। सबसे पहले तो बॉलीवुड से कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं? क्योंकि जो मुझे चेक देता है वो मेरे लिए सेलिब्रिटी है। ठीक है। बट हाँ, हमारा कार्यक्षेत्र जो है वो अंधेरी वर्सोवा से लेके बांद्रा तक ज़्यादातर हमारी फुटप्रिंट थी आज तक। तो बॉलीवुड जो है, बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ है, बॉलीवुड के दूसरे मानधाता लोग हैं, वो सब यही एरिया में ज़्यादा कार्यरत है। तो और दूसरा कि उनकी रिक्वायरमेंट भी, उनका टेस्ट भी हमेशा थोड़ा हटके रहता क्लासी है, होता है। क्लासी होता है। उनको लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी चाहिए, दे आर रेडी टू पे द प्रीमियम। तो उसकी वजह से हमारे हर एक प्रोजेक्ट में कोई ना कोई सेलिब्रिटी और कोई ना कोई बॉलीवुड से कनेक्टेड एक्टर्स है, डायरेक्टर्स है, प्रोड्यूसर्स है, वो हमारे क्लाइंट होते ही है। तो मेरे ख्याल से I would say majority of Bollywood is our client, and I'm very privileged कि जब भी पर्टिकुलरली बॉलीवुड में किसी को भी रियल एस्टेट की रिक्वायरमेंट होती है, वेदर इट इज़ ऑफिस और रेजिडेंस, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली लोटस में पहले आते हैं। सो वी गेट फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल इन ए वे। तो काफ़ी हमारे क्लाइंट्स हैं, जैसे आपने पढ़ा ही होगा, बच्चन साहब है, खान साहब है, संजय लीला बंसाली है, आई मीन AR रहमान है, बहुत बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हमारे क्लाइंट है। आपके साथ शुरुआती क्लाइंट राकेश रोशन जी, ऋतिक रोशन जी, अजय देवगन जी थे। ऋतिक रोशन एंड राकेश रोशन इज और बिग क्लाइंट। अजय देवगन हमारे बड़े क्लाइंट है। तो बहुत सारे क्लाइंट हैं हमारे, एंड ये रिपीटेड क्लाइंट्स हैं। ज़्यादातर क्लाइंट्स ऐसा नहीं है कि एक चीज़ लेके बैठ गए, नहीं, वो रेगुलरली जब जब उनको रियल एस्टेट की रिक्वायरमेंट होती है या तो उनको लगता है कि उनके पास में एक्स्ट्रा फंड है टू हैव अ पोर्टफोलियो ऑफ रियल एस्टेट, दे कम टू लोटस। एक सर आप चीज बता रहे थे कि अभी अमिताभ बच्चन जी जो भी आपका नया प्रोजेक्ट बनता है, पेंट हाउस तो अमिताभ बच्चन जी लगभग ले ही लेते हैं, कोई तरह रिपीट कस्टमर है। एक अमिताभ बच्चन जी से आप पहली बार कैसे मिले, वो स्टोरी एक बार नरेट कर पाएंगे, कैसे क्या हुआ? नहीं, मैं क्योंकि वो सबसे बड़ा ड्रीम था, आप उन्हीं को देख के रियल स्टेट में एंटर हुए थे, एंड देन फाइनली दैट हैपेंड, इट वाज अ बिग मोमेंट। तो उसको शेयर करेंगे स्टोरी। नहीं, बच्चन साहब को मैं मिला वो एक अलग वाक्य है, और ठीक है। देखा वो एक अलग वाक्य है। ठीक है। तो देखा में ऐसा है कि लाइक एनी अदर स्ट्रगलर, बच्चन साहब को देखने के लिए, क्योंकि बच्चन साहब का एक ये रिचुअल है कि संडे को शाम को 6 बजे वो घर के बाहर, जब भी बम्बई में होते हैं, घर पे होते हैं, तो बम्बई में उनके घर के बाहर आके लोगों को वेव करते हैं, इन्हें वे दर्शन देते हैं। तो मैं संडे शाम को हमेशा जू बीच पे जाता था, और वहाँ से वापस आते वक्त प्रतीक्षा बंगलो, जहाँ पहले प्रतीक्षा बंगलो में रहते थे, उसके बाहर जाके बच्चन साहब को वेव करता था। सो दैट वाज
जो बोलते हैं ना कि बच्चन साहब को देखा, इवन हाँ। देखने से भी मुझे ऐसा लगता था कि तृप्ति हो गई लाइफ की। बट एनीवे उसके बाद में तो लाइफ के सर्कल ऐसे चले कि मैंने बच्चन साहब के घर के बिल्कुल बाजू में एक मेरा बंगलो लिया, कॉमन कंपाउंड वॉल। और मेरी इच्छा थी कि वहाँ पर मैं मेरा कुछ बंगलो बनाऊँ, या तो अपार्टमेंट्स बनाऊँ। और क्योंकि बच्चन साहब ऑलवेज मेरे आइडल रहे थे और उन्होंने ही, उनकी फिल्म से ही सब इंस्पायर हुआ था। तो थोड़ा प्लान ये था लेकिन तब तक मेरे पास में जू में दूसरी प्रॉपर्टीज़ भी थी। लेकिन एक दिन बच्चन साहब की रिक्वेस्ट आई कि मुझे मिलना चाहते थे। तो बच्चन साहब मुझे मिले उस टाइम पे और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आनंद भाई ये बंगलो की मुझे रिक्वायरमेंट है, आपकी बाजू में ही है, तो आप मुझे दे दे तो अच्छा रहेगा। तो मुझे थोड़ा भनक आ गई थी कि शायद इसके लिए बच्चन साहब बात करेंगे। तो मैंने तुरंत ही उनको चाबी थमा दी। मैंने बोला सर ये आज से आपका है, क्योंकि बिकॉज ऑफ आपका जो पिक्चर, आपकी पिक्चर जो थी त्रिशूल, उसमें विजय का जो किरदार था, उसके बेसिस पे ही मैंने मेरा ये पूरा साम्राज्य खड़ा किया था। तो इतना तो कर ही सकता हूँ। और बच्चन साहब को मैंने वो चाबी दे दी थी। तो तब से हमारी ये रिलेशनशिप, दोस्ती जो कहो, वो शुरू हुई। अमेजिंग सर। और सर ऐसी मैं भी आपका एक वीडियोस वगैरह दिख रहा था जिसमें शाहरुख खान आपको कह रहे थे यू आर माई स्पिरिचुअल गुरु। सो वो कनेक्शन, वो स्टोरी का, बिकॉज मैं एक चीज मानता हूँ, जो मेरा अब तक का अनुभव है, कि जो भी व्यक्ति जीरो से उठ के आता है उसकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपकी लाइफ में एक तो स्पिरिचुअलिटी का क्या बड़ा रोल है, और शाहरुख खान जी आपको वो क्यों कहते हैं, उनकी लाइफ में क्या रोल है, वो भी चीज जाननी है। नहीं, एसआर के सर का बड़प्पन है कि उन्होंने पब्लिकली ऐसा बोला, ऐसा कोई खास नहीं है। बट हाँ, मैं खुद वास्तु विद्या प्रैक्टिस करता हूँ और मेरे सभी प्रोजेक्ट वास्तु के हिसाब से मैं बनाना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि वास्तु अगर परफेक्ट होता है तो लाइफ में आदमी को अच्छा पुश मिलता है। एंड वास्तु हैज़ नथिंग टू डू विथ रिलीजन, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। और जैसे अपने 10th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में अपनी टोटल नंबर्स आते हैं, ग्रेड आता है, उसमें 6 या 7 सब्जेक्ट होते हैं, हर एक सब्जेक्ट का मिला के एक ग्रेड होता है। तो वैसे ही हर एक आदमी में ऐसे 6 या 7 सब्जेक्ट अपने गिन सकते हैं कि पूर्व जन्म के कर्म हो, ये जन्म के कर्म हो, माता पिता के आशीर्वाद हो, आपके गुरु के आशीर्वाद हो, आप जो ग्रह दशा में आपका जन्म हुआ हो वो ग्रह की कुंडली हो। तो ये सब अलग 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 सब्जेक्ट हैं। एंड जहाँ पर आप जो वास्तु में आप रहते हैं, अच्छे वास्तु में, तो ये सब मिला के आपकी सक्सेस या आपकी प्रॉस्पेरिटी या तो आपकी हैप्पीनेस के ऊपर इफेक्ट करता है। तो एक्सेप्ट वास्तु, बाकी जितने भी 6 सब्जेक्ट मैंने गिनाए, इसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। पूर्व जन्म के कर्म हो, कि माता पिता के आशीर्वाद हो, कि गुरु के आशीर्वाद हो, कि आपने ये जन्म में किए हुए आगे के कर्म हो, ये किसी के ऊपर, या तो आपका जो जन्म हुआ वो जन्म कुंडली, तो इसके किसी के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आपका कंट्रोल खाली एक ही सब्जेक्ट पे, वो वास्तु। सो आपने बोलते हैं ना कि भाई मैं मैथ्स में बहुत अच्छा था, तो एटलीस्ट मैथ्स में तो 100 में से 100 स्कोर कर दूं। तो ऐसा होता है कि मैं हर एक को बोलता हूँ कि वास्तु आपके कंट्रोल में है, तो एटलीस्ट वास्तु अच्छा ले लो, तो आपकी जो बैलेंस शीट है, वो बैलेंस शीट का स्कोर अच्छा हो जाएगा। सो दैट इज़ व्हाट आई एक्सप्लेन शाहरुख खान सर, कि आपका घर का थोड़ा वास्तु मैं करेक्ट करवाना चाहता हूँ। तो मेरे जो गुरुजी है उनके साथ में रह के हमने उनका वास्तु पूरा करेक्ट किया, जो उन्होंने बोला था वो मेरी 60th बर्थडे पे। और वो करने के बाद में उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले और काफ़ी चीज़ें सब पॉजिटिव होने लगी। तो इसीलिए उन्होंने पब्लिकली ये बोला कि, और उनका बड़प्पन ये है कि कभी भी मैंने कुछ बोला है कि भाई ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो हमेशा उन्होंने माना है और ब्लाइंडली फॉलो किया है।
लेकिन उनको ज़्यादातर उसके पॉजिटिव रिजल्ट भी मिले हैं, तो उनका बड़प्पन है ये। एंड शाहरुख भी आपके रेगुलर क्लाइंट्स में से एक है, क्योंकि मैं हाँ, उसमें देख रहा था वगैरह कि मैं जब भी फ्री होता हूँ प्रॉपर्टी खरीदनी होती है सर खुद ही ड्राइव करते हैं। correct. वो किस्सा सुनाइए सर उनका जो था। नहीं, वो प्रॉपर्टी के बहुत शौकीन है, एंड नेचुरली उन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टी भी देखी हुई है। तो रात को वो रात को ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और दूसरा हमारे लिए भी इजी होता है कि उनको लेके कहीं जाना दिन में जाए तो बहुत रिस्क हो जाता है, सिक्योरिटी थ्रेट हो जाती है, तो रात को ही वो मिलते हैं। तो मैं जनरली सेल्फ ड्राइव करता हूँ, वो मेरे साथ में बैठते हैं, और फिर मैं अभी मेरी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो सब दिखाता हूँ अंदर से बाहर से, और हर प्रॉपर्टी वो एंजॉय करते हैं। तो समझो कि हम रात को 11-12 बजे निकलते हैं तो सुबह में 4 बजे तक प्रॉपर्टी देखते हैं, तो इसीलिए वो बोल रहे थे ये बात। अच्छा सर, ये बॉलीवुड के अलावा भी और आपकी जो बाकी कैटेगरीज है जो इंडिया में क्रिकेटर्स या पॉलिटिशियन या इनसे इन कैटेगरी से भी काफी लोग हैं आपके पास? क्रिकेटर्स अभी शुरू हुए हैं ज़्यादा, बट पॉलिटिशियंस हमारे पास में कोई नहीं है। और हमारा क्या है कि हम एक्चुअल यूज़र जो बोलते हैं ना, हमारा कोई इन्वेस्टर क्लास नहीं है। हम कम्प्लीटली डिफरेंट है, बिकॉज वी आर एक्सपेंसिव, ज़्यादा प्रीमियम वाली प्रोडक्ट है, तो जिनको एक्चुअल में यूज़ करना है ना, वही वो अप्रिशिएट करेंगे वो पैसा एक्स्ट्रा देने के लिए। तो ज़्यादातर एक्चुअल यूज़र ही आते हैं हमारे वहाँ, और हम इन्वेस्टर्स जो टिपिकल इन्वेस्टर जो होते हैं ना, वो इन्वेस्टर को हम अलाउ ही नहीं करते हैं। तो ये जो बॉलीवुड के भी क्लाइंट है, वो क्लाइंट भी ज़्यादातर हमारे एक्चुअल यूज़र ही है, या तो वो खुद यूज़ करते हैं या तो रेंट पे देते हैं, बट वो फ्लिप नहीं करते हैं। प्रॉफिट मिला और बेच दिया, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो आज तक जैसे मैंने बताया था कि राकेश रोशन या ऋतिक रोशन ने 2005 में भी मेरे साथ में जो चीज़ें ली थी, वो आज तक उन्होंने वही होल्ड की है, एंड दे हैव रेंटेड इट आउट। सर एक इंटरेस्टिंग सवाल जो लोगों को लगता होगा, मैं लोगों के बिहाफ पे पूछता हूँ कि जो सेलिब्रिटी आपसे बाय करते हैं इनको कुछ आप डिस्काउंट वगैरह देते हैं कि इनसे प्रोडक्ट की विजिबिलिटी वगैरह मिलती है अच्छी, या इनके लिए भी सेम रेट है? नहीं, इनफैक्ट मैं थोड़ा ज़्यादा लेता हूँ रेट। रीज़न कि उनके लिए उनकी टाइप की प्रोडक्ट मिलना, जो चॉइस जो है वो एक्सेप्ट लोटस और कोई है नहीं ज़्यादा ये एरिया में। सो मैं इसीलिए उसका थोड़ा प्रीमियम भी लेता हूँ उनसे, और वो खुशी खुशी हमें प्रीमियम भी देते हैं वो उसका, बट मैं चीज़ भी ऐसी बना के उनको देता हूँ। और हाँ, उससे मुझे फ़ायदा भी होता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली हमारी विजिबिलिटी बढ़ जाती है, लोगों में चर्चा का अच्छी चर्चा का विषय होता है कि भाई बॉलीवुड के ये बड़े लोगों ने कुछ यहाँ पर जगह ली होगी, तो सही समझ के ली होगी और प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करके ली होगी, तो हमारे लिए दूसरों को बेचना थोड़ा इजी हो जाता है। सर एक और चीज़ की जैसे दुनिया बाकी प्रोजेक्ट्स की, मैं बाकी बिल्डर्स की बात करूँ, वो सेलिब्रिटी को पैसे देते हैं कि या लो भाई पैसे लो, मेरा प्रमोट करो, मेरे लिए ऐड करो, मेरे लिए दो बात करो। आपके केस में सेलिब्रिटी आपको पैसे देते हैं और बल्कि एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं और उसके बाद वो आपकी चीज़ को प्रमोट भी कर रहे हैं। तो इट्स ऑल अच्छा, अगर ये सिर्फ ट्रांजेक्शन होता कि पैसे दिए प्रॉपर्टी ली, तो वो अपने घर बैठते प्रमोट नहीं करते। बिकॉज मैंने जैसे आपके अभी लॉन्च में भी देखा, हर सेलिब्रिटी को मौका मिलता है वो आके आपके बारे में दो बात कह के जाता ही है। तो ये बात प्राइसिंग की और क्वालिटी से परे जाके रिलेशनशिप पे भी जाती है। सो आप कुछ कैसे रिलेशनशिप आप मेंटेन करते हैं, कुछ रिलेशनशिप मंत्र आप देना चाहे बाकी को? कि कई लोग कहते हैं ना सर हमारे व्यवहार लंबे नहीं चलते, आपके जिससे भी जो भी व्यवहार है सबसे लॉन्ग टर्म व्यवहार है। तो कुछ सजेशन उस पर एकदम आपका बिजनेसमैन माइंड या गुजराती माइंड क्या टिप देना चाहता है? नहीं, मैं ये मानता हूँ कि एक रिलेशनशिप बनाने में बहुत रिसोर्सेज लगते हैं। व्हेन आई एम सेइंग रिसोर्सेज, इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी, बट टाइम। उसके पीछे बहुत टाइम देना पड़ता है, और टाइम देने के बाद में भी वो ग्रो करने में टाइम लगता है। तो मुझे लगता है कि एक दफ़े आपने ये पौधा बड़ा कर दिया ना, फिर उसके फ्रूट्स ऑटोमेटिक मिलने लगते हैं। लोग ये पौधे को बड़ा ही नहीं होने देते हैं। तो मुझे ये लगता है कि पीपल शुड इन्वेस्ट इन रिलेशनशिप, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव बिल्ट। तो आज जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं, जो मैंने पहले बताया
कि इवन नॉन सेलिब्रिटी क्लाइंट्स भी आप देखिए तो हमारे उनके साथ में रिश्ते इतने अच्छे होते हैं कि वो हमारे स्पोक्स पर्सन हो जाते हैं। ग्रेट सर। सर अब बात करते हैं आपके बम्पर सुपर सक्सेसफुल ब्लॉकबस्टर आईपीओ के बारे में। आईपीओ के बारे में अपने कब मन में विचार आया कि यार लाना चाहिए, और क्यों आया विचार आईपीओ का? मैं ऑनेस्टली आईपीओ के बहुत फेवर में नहीं था पहले। आई वॉज हैप्पी इन माई स्पेस जो मैं कर रहा था उसमें। लेकिन आई वॉज मोटिवेटेड बाय आवर सीईओ संजय जैन कि सर हम और हमें ये जब एक्विजिशन में हम जा रहे थे तब एक्विजिशन में हमारे सामने जितनी भी रियल एस्टेट कंपनी आती थी जो कॉम्पिटिटर कंपनी वो सब लिस्टेड स्पेस में थी। तो जब भी हम सोसाइटी में जाते थे एक्विजिशन में तो हमें जैसे पहले मैथ्स में आपको मैथ्स में सब चीज़ सही है आपके एग्ज़ाम में, लेकिन फिर भी 99 मार्क मिलते थे क्योंकि 1 मार्क आपका हैंड राइटिंग का काट लेते थे। तो हमारा ये हैंड राइटिंग का मार्क एक कट जाता था कि भाई आप लिस्टेड नहीं है इसीलिए तो थोड़ा सा ऐसा रहता था कि अगर आप लिस्टेड होते तो बहुत अच्छा था हमारे लिए क्योंकि हमारी जितने भी कॉम्पिटिटर्स है वो सब लिस्टेड स्पेस में है। तो ये एक वन ऑफ द रीज़न था। दूसरा कि व्हेन यू आर लिस्टेड यू विल बी सीन लाइक ए डिफरेंट ब्रांड बिकॉज आप काफ़ी रेगुलेटेड होंगे, आपके कॉम्प्लायंसेस प्रॉपर होंगे। सो एक्विजिशन साइड पे हमें काफ़ी उससे फ़ायदा होगा ऐसा हम मानते हैं। और दूसरा कि जो काम हमें बढ़ाना है कल, यहाँ पर हमारा मॉडल बहुत सक्सेसफुल हो गया है। करीब 6-7 साल से ये मॉडल पे रीडेवलपमेंट के मॉडल पे काम कर रहे हैं और वो मॉडल बहुत रॉबस्ट है, बहुत सक्सेसफुल है, बहुत पेइंग है। तो एंड अकॉर्डिंग टू वन रिपोर्ट मुंबई में करीब 30,000 बिल्डिंग्स या सोसाइटीज़ रीडेवलपमेंट में जा रही है। तो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लुकिंग टू दिस अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में अगर हम लिस्टेड कंपनी है तो डेट राउट या तो इक्विटी राउट हमारी फाइनेंशियल बैकबोन के लिए बहुत इजी हो जाता है। दिस आर द टू मेजर रीज़न हमने सोचा कि नहीं जाना चाहिए। और सर जब आपने डिसाइड किया कि जाना है, उसके बाद से आपने क्या उस पूरी प्रोसेस की जर्नी कैसी रही? क्या उस प्रोसेस में लर्निंग रही, और क्या उसमें आपने ऐसे चमत्कार किया कि ये एकदम इतना इंस्टीट्यूशनल का और रिटेल का आ गया? मतलब व्हाट हैपेंड बिहाइंड द सीन ऑफ दिस ब्लॉकबस्टर आईपीओ? नहीं, हमने हमारी स्टोरी क्योंकि हम काफ़ी लोकलाइज प्लेयर है एंड रियल एस्टेट बिजनेस इज लोकलाइज बेसिकली। और हमने एज आई एक्सप्लेन कि कभी भी हमने मार्केटिंग नहीं किया है, एडवर्टीजमेंट नहीं की है, कोई कैंपेन नहीं किया है ऐसा कोई। तो हमको लगा कि ज़्यादा लोग हमें जानेंगे नहीं। और शुरुआत में हमको लगा ऐसा एक्सपीरियंस भी हुआ, बट धीरे धीरे हमने इसमें जैसे जैसे आईपीओ में आगे जाते गए तब हम 360 डिग्री इसको हम प्ले करते गए। जैसे हमने गुजरात से अहमदाबाद, राजकोट जो बड़े सेंटर है रिटेल के, वहाँ के जो शेयर ब्रोकर्स है इन ए वे दे आर वेरी इन्फ्लुएंसर, उन लोगों का हमारे प्रोजेक्ट में यहाँ पर लाके विज़िट करवाई हमने कि आप हमारे प्रोजेक्ट देखिए और हमारे कस्टमर के साथ में आप डिस्कस करिए क्या है। बॉम्बे के जितने भी ब्रोकर्स है वो ब्रोकर्स को भी हमने इस सब जगह पे विज़िट करवाई और वो बहुत सक्सेसफुल रही। सो दे बिकेम आवर स्पोक्स पर्सन और उसमें मुझे लगता है कि हमें काफ़ी एडवांटेज मिला एज फार एज रिटेल इज़ कंसर्न। और जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो है उसमें तो हमने जनरली जब आईपीओ आता है तो कोई भी कंपनी अबाउट रोड शो जो करती है इंस्टीट्यूशनल के लिए उसमें 25-30 35 अप्रॉक्सीमेटली मीटिंग करते हैं अलग अलग फंड्स से, इंश्योरेंस कंपनी हो या आपकी बैंक्स हो या म्यूचुअल फंड हो, ऐसी अलग अलग जो है एफआईआई हो, डीआईआई हो। हमने करीब 200 मीटिंगें की। हमने कोई पत्थर अनटर्न नहीं रखा। मैंने सोचा कि ठीक है ये आदमी आज भले इन्वेस्ट नहीं करे और ही इज़ नॉट एलिजिबल टू इन्वेस्ट मे बी बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीज़न, बट 6 महीने के बाद में इन्वेस्ट करेगा, 1 साल के बाद में, 3 साल के बाद में इन्वेस्ट करेगा, या तो ये आदमी यहाँ से शिफ्ट होके और कोई कंपनी में जाएगा तो वहाँ मैं उनके
नज़र में तो रहूँगा, ऐसा समझ के। हालांकि काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि ये तुम अननेसेसरी एक्सरसाइज कर रहे हो, ये 25-30 लोगों को मिल लिया, काम ख़त्म हो गया, तुम्हारा बढ़ जाएगा। बट ये एक्स्ट्रा जो मेहनत की, वो मेहनत के कारण मुझे लगता है कि ये ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स 175 टाइम हमारा जो QIB पोर्शन भरा। अमेजिंग सर। एंड सर फ्यूचर गोल्स क्या हैं अभी, अगले 5 साल के टारगेट्स क्या हैं? फ्यूचर गोल, यहाँ से हर एक चीज़ में हमें ग्रो होना है। हमें नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हमारे बढ़ाने हैं, हमारा जो पर स्क्वायर फीट रेवेन्यू है वो भी बढ़ाना है, और स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन भी हमें बढ़ाना है। हमारी साइज ऑफ यूनिट ऑल्सो हमारा इंक्रीज होंगे, ऐसा हम मान रहे हैं। तो मेरे ख्याल से चौतरफा डेवलपमेंट, हम जो बाज़ार में हैं, मुंबई के बाज़ार में है, वो बाज़ार में हम एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि हम एक बहुत बड़ी कंपनी के रूप में इसको एस्टेब्लिश करना चाहता है। वन ऑफ द लार्जेस्ट अल्ट्रा लग्जरी रियल एस्टेट कंपनी एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। ग्रेट सर, आपके जो वर्क लाइफ बैलेंस पे आपके क्या व्यूज है? बिकॉज अभी जो मैं देख रहा था आपके वीडियो, शाहरुख खान हैज सेड टू यू कि सर मैं आपके जैसा फिटनेस, मैं आपको आइडल मानता हूँ, आप जैसा बनना चाहता हूँ। कुछ फिटनेस टिप आप शेयर करना चाहें, नंबर 1। एंड सेकंड, वर्क लाइफ बैलेंस पे आपके क्या व्यूज़ हैं? क्योंकि अभी कॉर्पोरेट में सबसे बड़ा टॉपिक यही है कि भाई कई लोग कहते हैं काम में सब कुछ झोंक दो, कई लोग कहते हैं बैलेंस करके चलो। बहुत शेयर व्यूज़। मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आपने काम को काम के रूप में लिया ना, तो वर्क एंड पर्सनल लाइफ में बैलेंस करना जरूरी हो जाता है। बट अगर काम आपका पैशन है ना, तो यहाँ पर 70-80% इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं। मेरे केस में रियल एस्टेट और मेरा माय बिजनेस इज़ माय पैशन। तो लोग मुझे पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, तो मैं बोलता हूँ मैं रिटायर हूँ। मैं करीब 25 साल से रिटायर हूँ। तो शॉक हो जाते हैं कि कैसे। तो मैं बोलता हूँ कि आदमी रिटायरमेंट के बाद में अपना मन चाही चीज करना चाहता है जनरली, और मैं वही 25 साल से कर रहा हूँ। मेरी मन चाही चीज ही 25 साल से कर रहा हूँ, तो इन ए वे मैं रिटायर हूँ। सो माय रिटायरमेंट में भी मैं 16 घंटे काम करता हूँ, बिकॉज आई लव माई जॉब। तो मुझे वो ज़्यादा इश्यू नहीं होता है। बट यस, मैं डेफिनेटली रेगुलर ट्रैवल करता हूँ, नई नई चीज़ें सुनने का, नॉलेज लेने का मुझे शौक़ है। और मैं रेगुलरली मेरा जिम और मेरा योगा ट्रेनिंग, मेरा कार्डियो सेशन मेरा रेगुलरली चालू रहता है। मैं जैसे साल में एक दफ़े जिंदाल जाता हूँ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखने का ट्राई करता हूँ, तो वो बैलेंस मैं कर लेता हूँ। आई स्पेंड माई एटलीस्ट वन वैकेशन विथ माई स्कूल फ्रेंड्स। ओके। वो स्कूल एंड कॉलेज के मेरे फ्रेंड्स जो है, हमारा 9 लोगों का ग्रुप है। वो ग्रुप का नाम भी है ZNMD, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। और हम साल में, जैसे हमने एक ट्रिप की, रोड ट्रिप की फ्रॉम न्यूयॉर्क टू सैन फ्रांसिस्को, क्रॉस कंट्री US पूरा हमने ड्राइव किया। 12 दिन हमने साथ में रहे ये उम्र में, अलग अलग जगह पे रुके, अलग अलग जगह पे गए। लास्ट ईयर हमने वैसा ही क्रॉस कंट्री कनाडा किया, टोरंटो से लेके वैंकूवर तक। एक बड़ी वैन लेते हैं, 9 लोग उसमें आते हैं, 11-12 दिन साथ में रहते हैं, अलग अलग छोटे गाँव में रुकते हैं, छोटी छोटी जगह पे जाते हैं। सो वी स्पेंड दैट काइंड ऑफ टाइम। ऑल्सो साल में मैं जनरली 2 टाइम मेरी साइकिलिंग की एक ट्रिप करता हूँ, 1 या 2 ट्रिप यूरोप में। यूरोप के अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं, वो अलग अलग कंट्रीज़ में एक ग्रुप में साइकिलिंग की ट्रिप करते हैं, और 1 वीक की ट्रिप रहती है। सो डिपेंडिंग ऑन लोकेशन अबाउट 400 से 500 किलोमीटर हम करते हैं। सो दैट साइकिलिंग गिव्स मी लाइक मेडिटेटिव, क्योंकि जब आप साइकिलिंग करते हैं तो फ़ोन पे बात नहीं कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकता। सो यू आर विथ योर सेल्फ। रोज़ का समझो 7-8 घंटा साइकिलिंग करना, यानी यू आर विथ योर सेल्फ। तो वो करता हूँ। तो ऐसी अलग अलग चीज़ें करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा सारे लगता है। लाइफ गोल्स आपने दे दिए। बकेट लिस्ट में 2-3 चीज़ें नहीं डालनी पड़ेगी मेरे को।
जो ड्रीम गोल्स बना रखे हैं उसमें 2-3 चीजें नहीं जुड़वाई आज आपने, क्रॉस कंट्री एंड ऑल। सर रियल स्टेट के अलावा आप फिल्म प्रोडक्शन से, फिल्म लाइन से भी जुड़े हुए हैं। आपने बहुत सारी मूवी प्रोड्यूस भी की है, जैसे सरकार 3, चेहरे, टोटल धमाल, नरेंद्र मोदी, बिग बुल, और डिस्ट्रीब्यूटर भी आप रहे हैं काफ़ी मूवीज़ के, पंचनामा 2, सत्यमेव जयते, डॉक्टर जी एंड सारी चीज़ें। तो इनसे इस लाइन में आप कैसे जुड़े? बिकॉज रियल स्टेट तो आपका पैशन था, वहाँ से इसमें कैसे ट्रांजिशन हुआ? मैं मानता हूँ कि ये देश में खाली 2 ही रिलीजन है, एक क्रिकेट एंड दूसरा बॉलीवुड। ठीक है। ये दोनों में बहुत पोटेंशियल है बिजनेस का। तो ऐसा सोच के ही मैंने ये एंटरटेनमेंट बिजनेस का एक छोटा सा आउटफिट शुरू किया, जिसमें हम अभी 7 भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में फिल्मों से जुड़े हुए हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, एक्विजिशन भी करते हैं। उसका एक अच्छी खासी हमारी फिल्मों की हमारी लाइब्रेरी है। और दूसरा कि मेरा बिजनेस है रियल एस्टेट, उसमें ये बिजनेस से मुझे हेल्प भी होती है। बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस एक रिलेशनशिप मेरी बनती है फिल्म इंडस्ट्री में। और जैसे मैंने पहले बताया कि हमारी रियल एस्टेट की फुटप्रिंट जो है वो ये बॉलीवुड की फुटप्रिंट है, वेस्टर्न सबब। तो बिकॉज ऑफ माई रिलेशनशिप थ्रू माई एंटरटेनमेंट कंपनी इट बिकम्स ईजी। या तो मेरे जो बॉलीवुड के क्लाइंट्स हैं वो मेरे से ज़्यादा विश्वास करते हैं क्योंकि मैं फिल्म लाइन में भी हूँ। बट इट हैज़ नथिंग टू डू विथ रियल एस्टेट। रियल एस्टेट का और बिजनेस का और इसका मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये देर इज़ नो एनी ट्रांजेक्शन बिटवीन दिस कंपनी। इनफैक्ट मेरी जो फिल्म की कंपनी है, इट इज़ मोर लाइक ए मार्केटिंग कंपनी ऑफ माय रियल एस्टेट। सर मुंबई रियल एस्टेट के बारे में छोटे छोटे 2-3 सवाल जो कि एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है। मुंबई रियल एस्टेट का मार्केट इंडिया के किसी भी और रियल एस्टेट मार्केट से अलग है, डिफरेंट है, कैसे? कुछ टिप्स, इनसाइट्स या कुछ पॉइंट्स इसके, फैक्ट्स। मुंबई का जो लैंड पार्सल है पूरे मुंबई का, वो बहुत लिमिटेड है। यू कैन नॉट इंक्रीज इट। बाकी सब जगह पे उसका सर्कल बढ़ सकता है। यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 साइड वाटर है, और एक साइड पहाड़ी है, तो वो आप बढ़ा नहीं सकते हैं। सो लैंड पार्सल जो है ना वो सीमित है। तो दैट इज वन। दूसरा, आदमी एक दफ़े बॉम्बे आता है तो उसको बॉम्बे नहीं छोड़ना है। दूसरे सभी स्टेट में दे कैन चेंज इट। एक सिटी में से दूसरे सिटी में चले गए या तो थोड़े दूर चले गए। बॉम्बे में ही वो नहीं है। आदमी को जीना यहाँ, मरना यहाँ, ऐसा ही है हमेशा। तो ये इसकी पिक्युलरिटी है। तीसरा, एज फार एज रियल एस्टेट मार्केट इज कंसर्न, यहाँ पर लास्ट मैं बताऊं कि करीब 10-15 साल से इन्वेस्टर का बिजनेस नहीं है, एक्चुअल बिजनेस है। बाकी सब समझो, आप नॉर्थ में जाओ या और अदर पार्ट में जाओ देश के, तो वहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टर का बिजनेस है। आदमी 5-5 फ्लैट में बुक कराता है, इन्वेस्ट करता है, फिर बेचता है। तो दैट इज़ ए सेपरेट साइडलाइन बिजनेस फॉर ए पर्सन। बॉम्बे में ऐसा नहीं है, बिकॉज बॉम्बे में हाउसेस या प्रॉपर्टीज आर सो एक्सपेंसिव। तो आप अगर एक्चुअल यूज़ करना चाहते हैं या तो रेंट पे देना चाहते हैं तो ही इसका मतलब है। सो इट्स मोर ड्रिवन बाय एक्चुअल यूजर्स। तो ये फ़र्क है मुंबई का। और सर इसीलिए इसे इंडिया का सबसे अच्छे मार्केट में भी आ रहा है। जैसे अभी सबसे महंगा जो सौदा हुआ था 2,83,000 पर स्क्वायर फुट, वो भी मुंबई में ही है। अभी सर आजकल न्यूज़, मतलब गुड़गांव की भी न्यूज़ आती है कि एमिलिया को लेके 100, 150, 200 करोड़ के फ्लैट, या बैंगलोर से भी न्यूज़ आती है। आपको लगता है कि जो गुड़गांव का मार्केट या दिल्ली मार्केट या बैंगलोर मार्केट, ये कभी बॉम्बे मार्केट के बराबर या इसको पार पा पाएंगे या इसके आसपास आ पाएंगे? थोड़ा एप्पल टू एप्पल कंपेयर करना डिफ़िकल्ट है। बेंगलोर का मार्केट तो काफ़ी दूर है और मैं ऐसा मानता हूँ, मुझे दूसरे मार्केट का ज़्यादा पता नहीं है। बट आई वुड से कि बॉम्बे वुड बी ऑलवेज ए लीडर, ऑलवेज ए प्रीमियम। एंड और कोई मार्केट, अगर कोई ऐसी कोई पॉलिटिकल घटना हो जाए कि जिससे यहाँ का मार्केट कम हो जाए तो बात अलग है। बट बॉम्बे का चार्म जो है वो हमेशा रहेगा, क्योंकि सब कॉर्पोरेट्स यहाँ पर हैं। और जैसे अकॉर्डिंग टू वन रिपोर्ट, मेरे ख्याल से एशिया में मैक्सिमम
कोई एक सिटी में बिलियनर है तो मुंबई में 93 बिलियनर 93 लोग हैं बिलियनर। तो मुझे लगता है कि वो चार्म यहाँ का कभी जाने वाला नहीं है। इस बात से मैं सहमत करता हूँ। जैसे मैं ट्रैवलिंग बहुत करता रहता हूँ और इंडिया के अलग अलग पार्ट में जाता हूँ, तो मुझे कहीं भी 4 या 5 दिन रहने के बाद ऐसा लगता है यार 5-6 दिन हो गए, अब थोड़ा घर की याद आ रही, चलें। अब टुडे इज द लाइक 7th डे ऑफ मुंबई। मैं 10 दिन और भी रुक जाऊंगा तो मुझे ऐसे घर की याद नहीं सताती, ऐसा लगता है यार है यही लोग हैं, Yes, yes. यही अपने लोग हैं। ये बात मैं एग्री करता हूँ। तो सर अभी अपन फाइनल स्टेज पे है। इट्स अ रैपिड फायर राउंड, जस्ट 1 word आंसर्स, 1 word और 1 line आंसर्स कैन बी डन। योर फेवरेट बुक? भगवत गीता। फेवरेट मूवी? त्रिशूल। एक सेलिब्रिटी जो आप चाहते हैं कि अब लोटस का कस्टमर बन जाए, जो अभी तक नहीं है? आमिर खान। मुंबई के अलावा कौन सा मार्केट आपको प्रॉमिसिंग लगता है? मुंबई मुंबई मुंबई। अपकमिंग रियल स्टेट प्रोजेक्ट आपका? वर्सोवा बीच पे सेलेस्टिया करके आ रहा है। प्रभा देवी में एक हमारा बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा है। जू बीच पे हमारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। कार्टर रोड पे एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा है। अपकमिंग फिल्म प्रोजेक्ट्स? फिल्म में अभी धमाल 4 चल रहा है अजय देवगन जी के साथ में। दूसरा एक रेंजर करके अजय देवगन के साथ में दूसरा एक फिल्म चल रही है। ये 2 बहुत प्रॉमिसिंग है। और एक हमारी गुजराती फिल्म अभी आ रही है, बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है। आई थिंक इट विल बी इन दिवाली। और उसके पहले हमारी एक हिंदी फिल्म आ रही है विक्रम भट्ट जी के साथ में, हॉन्टेड 2। तो दिस आर द लाइनअप फॉर दिस ईयर। योर मैसेज टू अपकमिंग एंटरप्रेन्योर, जो बंदा अभी यूथ देख रहा है और बिजनेसमैन बनना चाहता है, उसको क्या मैसेज देंगे? बिलीव इन योर सेल्फ, परस्यू योर गोल्स, और जस्ट बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी बिजनेस में है ना, उसमें ट्रस्ट एंड क्वालिटी, दिस आर द टू की वर्ड्स। इट माइट टेक लिटिल लॉन्गर टाइम, बट अल्टीमेटली वो फ्रूट देंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सपीरियंस ऑफ टुडेज पॉडकास्ट? फैंटास्टिक। और इनफैक्ट आपको तो मैंने बताया ही था, मॉर्निंग में मैं जब जिम करता हूँ उसमें 45 मिनट्स मेरी कार्डियो रहती है ट्रेडमिल पे, और 45 मिनट्स मेरा वेट ट्रेनिंग या तो योगा ऐसा रहता है। तो वो जो 45 मिनट, क्योंकि मैं मल्टीटास्किंग आदमी हूँ, तो मुझे कोई एक चीज़ एक साथ में करने का कभी सेट नहीं होता है। तो मुझे लगता है वो 45 मिनट जब मैं ट्रेडमिल पे भागता हूँ, तो मेरे सामने मेरा एक मैंने टीवी रखा है, उसमें यूट्यूब पे जब भी आपकी नई वीडियो आती है ना, ऑलवेज मैं देखता हूँ। लास्ट ऑलमोस्ट ये मेरा रिचुअल हो गया है लास्ट करीब 1.5 साल से। सो आई एम ऑल्सो योर फैन। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट एंड थैंक्स फॉर द अमेजिंग पॉडकास्ट। और जितने भी व्यूअर देख रहे हैं, और स्पेशली मैं बोलता हूँ जितने भी रियल स्टेट में लोग देख रहे हैं, और वो लेसन सीखिए कि कैसे चीज़ें होती है। और जो भी व्यक्ति लग्जरी की तरफ, प्रीमियम की तरफ, सेगमेंट की तरफ जाना चाहता है और इस सेगमेंट को समझना चाहता है, ये पॉडकास्ट उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आनंद जी, इसी के साथ अभी आपसे विदा लेते हैं। और जब ये अभी 10,000 करोड़ कंपनी की वैल्यूएशन है, 1 लाख करोड़ या 50,000 करोड़ का जब माइलस्टोन टच करता है, हम एक पार्ट 2 इस पर जरूर करेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू प्लेजर सो सर, मच। प्लेजर। थैंक यू।